ओके, कुछ भी कहने से पहले ओएस में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, फुल बोल्ड टेक्स्ट में। मुझे पढ़ाती हैं मैम रुबाब अनम, और अगर आपको नहीं पता तो उन्होंने पहले 2 हफ्ते छुट्टी की थी, और काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम काफ़ी पीछे रह गए हुए हैं। तो मेरी इतनी अच्छी भी तैयारी नहीं है जितनी आमतौर पे होती है। तो शायद मैं कुछ चीज़ें मिस करूँ या शायद कुछ ज़्यादा गलतियाँ कर दूँ। दूसरे सेक्शन वाले ज़रूर बताएं अगर कोई चीज़ गलत है तो। अच्छा, चैप्टर 1। अच्छा, मैं अब एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैम ने नहीं पढ़ाई हुई या खाली लैब में आई हुई हैं। मैंने कोशिश की है मैं फिर भी लाइक उतनी कवर करूँ जितनी मेरे दिमाग में आती हैं कि ओ यार ये शायद इंपॉर्टेंट हो। हो सकता है मैं कोई ऐसी बातें भी कर दूँ जो पेपर के अंदर लाइक बहुत इरेलीवेंट हो, और हो सकता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी मिस कर रहा हूँ। तो ये पूरा डिस्क्लेमर था। अच्छा जी, चैप्टर 1, ओएस होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने 2 चीज़ें डिफाइनिंग फीचर्स बताई हुई हैं कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूज़र के अंदर अंदर दरमियान, और रिसोर्स मैनेजर है एक। अब रिसोर्सेज मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं, उन्होंने शेयरेबल बताया है, नॉन शेयरेबल बताया है। तो उसके अंदर कोई ख़ास बात देखने वाली नहीं है, बस उन्होंने टाइप्स बता दी हुई हैं। बस शायद कोई एमसीक्यू में आ जाए, पता नहीं। लाइक क्या सीपीयू एक शेयरेबल रिसोर्स है या नॉन शेयरेबल। एक वक्त में एक प्रोग्राम होता है इसलिए नॉन शेयरेबल है। इसी तरह से प्रिंटर है, प्रिंटर क्यू में चाहे जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन एक वक्त में एक ही चल रहा होगा तो इसलिए वो नॉन शेयरेबल है। जबकि कीबोर्ड हो सकता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ यूज़ कर रही हों, तो वो टेक्निकली आई गेस शेयरेबल है। इस तरह से समझ लो। उसके अलावा मेमोरी और सीपीयू की वो जो होती है, इन्होंने रिसोर्स वो मल्टीप्लेक्सिंग के नाम से इसको डिस्क्राइब किया है। उसके अंदर आ जाती है स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि वो जो हमने लाइक आईसीटी में पढ़े थे ना एल्गोरिदम्स मेमोरी के, वो होता था फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट पे मुझे हंसी आ जाती बार बार। खैर, वो जो चीज़ें थी वो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग में आती हैं। इसी तरह टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में वो जो एंड पे पढ़ाए हुए हैं ना, राउंड रॉबिन वगैरह, वो स्केजुलर के डिस्पैचर के जो एल्गोरिदम्स हैं वो हो जाते हैं टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। तो ये रिसोर्स मल्टीप्लेक्सिंग भी ओएस का एक काम है। अच्छा, ईच ओएस हैज़ इट्स ओन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल्स। कुछ शायद कन्वीनियंस को ज़्यादा वैल्यू करें, कुछ शायद रिलायबिलिटी को ज़्यादा करें। ऑब्वियसली अगर आप किसी लाइक बैंकिंग के लिए ओएस बना रहे हो, बैंकिंग सिस्टम के लिए, तो आप रिलायबिलिटी को ज़्यादा देखोगे, या चाहे यूज़र को ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ जाए, सारा कुछ प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, सारा कुछ फिक्स्ड होना चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे ना हो। अच्छा हाँ, उसके बाद यही है कि ओएस एक रिएक्टिव प्रोग्राम होता है। आपने रिएक्ट देखी है? रिएक्ट का पता है आपको? आप सीएस मेजर, आपको रिएक्ट आते हैं? अच्छा नहीं, ठीक है। बैच ओएस क्या होता था? यही होता था यार कि पंच कार्ड्स देते थे वगैरह, इस तरह से फिजिकल डिफरेंट मशीन्स होती थी, उनके अंदर ये बार बार काम कर रहे होते थे। अब इसके अंदर ना पहले यूनी प्रोग्रामिंग वाले सिस्टम होते थे, उसके अंदर ये होता था कि एक प्रोसेस एक टाइम पे है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती और कुछ भी नहीं हो सकता। राइट, लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो एक ही प्रोसेस के ऊपर, वो बस लाइक एक ही टर्मिनल पे अटकी हुई है, इनपुट बाउंड है अगर वो, तो वो बस इंतज़ार कर रही है। उस टाइम में और भी चीज़ें हो सकती थी। तो इन सिस्टम्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए ना एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, मल्टी प्रोग्रामिंग का। उसके अंदर इसेंशली सिर्फ और सिर्फ मेजर डिफरेंस यही है कि आप ना मल्टीपल प्रोसेसेस लोड कर लेते हो, और जब भी कभी सीपीयू आइडल हो ना, लाइक वेट करे जो मर्जी करे, तो आप उसको एक नई प्रोसेस से स्वैप कर देते हो। ये एक यूनी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंस है। मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे इंतज़ार करी जा रहा है बस कोई इनपुट आ ही नहीं रही, तो ऑब्वियसली तब तक आप कोई और काम दो, राइट। ये है वो। अलग बात है कि इन सिस्टम्स के अंदर एक्चुअली वो सारी ड्राइव्स वगैरह निकाल के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती थी, वो अलग सिस्टम है। बट ये मल्टी प्रोग्रामिंग है और यूनी प्रोग्रामिंग के बीच में फ़र्क। ठीक है। उसके अलावा पाइपलाइनिंग भी एक चीज़ होती है, आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, कि इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की एक फॉर्म है कि आप बेसिकली अगर एक इंस्ट्रक्शन इस वक्त डिकोड हो रही है तो तब तक आप दूसरी फैच कर लो, जब तक ये एग्जीक्यूट हो रही है तब तक आप अगली फैच कर लो, इस तरह से। क्या है? अच्छा यार, पाइपलाइनिंग की बात हो रही थी। पाइपलाइनिंग के अंदर यही है कि इंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर भी हम उसी जो प्रिंसिपल था ना कि यार कभी भी कोई चीज़ फारिग ना बैठी हो, जो मल्टी प्रोग्रामिंग के पीछे फ़िलासफ़ी थी ना, उसको अगर हम इंस्ट्रक्शन लेवल पे अप्लाई करें ना, तो पाइपलाइनिंग आती है आपके पास कि चलो ठीक है, एग्जीक्यूशन के वक्त दूसरी इंस्ट्रक्शन
कोई फेच कर लो, इस तरह से। तो ये फेच डी कोड एग्जीक्यूट स्टोर साइकिल जो होती है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन वन आप लेफ्ट देख सकते हो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पाइपलाइनिंग नहीं हुई हुई, राइट। यहाँ पे अभी तक खाली इंस्ट्रक्शन 2 फेच हुई है टाइम 5 के ऊपर, जबकि इस वाले सिस्टम के अंदर, ये बड़ी आइडियलिस्टिक सी एग्जांपल है, आमतौर पे होता नहीं है बट ऐसे हो सकता है पाइपलाइनिंग सिस्टम्स के अंदर कि इंस्ट्रक्शन 2 तब तक फेच हो जाए, डी कोड हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए और स्टोर भी हो जाए। तो इस वाले केस के अंदर T5 के अंदर इंस्ट्रक्शन 5 फेच तक हो गई है और उसके अंदर अभी तक इंस्ट्रक्शन 2 फेच हुई है, तो ऑब्वियसली पाइपलाइनिंग वाले सिस्टम फिर बेहतर ही हो है ना स्पीड के लिहाज से। तो लेकिन ये अच्छा, हमें मैम ने कहा था बेटा मल्टी प्रोग्रामिंग ये होती है, बट एक्चुअली मल्टी प्रोग्रामिंग ये नहीं होती। मल्टी प्रोग्रामिंग का सिर्फ ये नैरो सा स्कोप था, ये बैच ओएस के रिलेटिव के जब तक आयो ब्लॉकेज हुई भी है बस स्वैप कर दो, इतना कॉन्सेप्ट एक्चुअल मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये मल्टी प्रोग्रामिंग के गोल से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये पैरेललिज्म के अंदर आ जाता है और उसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म की एक छोटी सी किस्म है। तो ये थोड़ी सी अलग-अलग चीज़ें हैं बट उन्होंने एक साथ बंच की हुई थी। खैर उसके बाद आई थी मल्टी टास्किंग। अब मल्टी टास्किंग जो होती है ना उसके अंदर ये फ़र्क होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में ये था ना कि आप सिर्फ और सिर्फ तब प्रीएम्प्ट कर रहे हो जब कोई आइडल ब्लॉकेज आ गई है। इसके अंदर ये नहीं होता, इसके अंदर ये होता है कि आप राउंड रॉबिन लगा देते हो। जब भी आप राउंड रॉबिन लगाते हो तो वो मल्टी टास्किंग हो गई कि आप हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दो, इस तरह से। तो फिक्स्ड क्वांटम स्लाइसेस होते हैं। क्वांटम का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे से यूनिट, तो मतलब बहुत ही छोटा सा यूनिट ऑफ टाइम, शायद 50 माइक्रोसेकंड वगैरह आप ईच प्रोसेस को देते हो और उसके अंदर वो सारा कुछ बार बार आप स्विच बैक एंड फोर्थ करी जाता है। आपको पता ही है राउंड रॉबिन कैसे काम करता है। अब हार्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम्स जो होते हैं ना और सॉफ्ट टाइम शेयरिंग सिस्टम्स होते हैं, इसकी दो एग्जाम है। अब हार्ड के अंदर ये होता है कि बिल्कुल फिक्स्ड क्वांटम स्लाइसेस होते हैं और इससे सारे रिजल्ट्स भी प्रेडिक्टेबल आते हैं। लेकिन सॉफ्ट टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर ना आप हो सकता है कि आप कुछ प्रोसेसेस जो ज़्यादा पुरानी हो गई आप ओवर टाइम उनका क्वांटा बड़ा करते जाओ खाली उस प्रोसेस का। मतलब अगर इस तरह की आप फ्लेक्सिबल अप्रोच लेते हो ना, यहाँ पे शायद आप थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हो, या फिर आप शायद कोई प्रायोरिटी वगैरह वाले काम कर रहे हो, कोई इस तरह के एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ऑन टॉप ऑफ द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, थोड़ा सा आप साइड पे हट रहे हो, तो ये सॉफ्ट टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में आ जाता है। और ये ज़्यादा तब यूज़ होते हैं जब आपकी यूज़र एक्सपीरियंस प्रायोरिटी होता है। और हार्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम ज़्यादा होते हैं बैंक्स वगैरह इस तरह की सिस्टम्स के अंदर, जहाँ पे बस प्रेडिक्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मल्टीटास्किंग होगी। अब मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के अंदर होपफुली डिफरेंस नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिर्फ यही था कि एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, ये है मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि मल्टीटास्किंग के अंदर राउंड रॉबिन आ जाता है। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? अभी तक जो सारी बातें थी ना वो एक सिंगल कोर वाले पीसी के लिए बात हो रही थी। अब मल्टी कोर सिस्टम्स जब आते हैं ना, जिसके अंदर प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं, वो एक साथ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस रन कर रही होती हैं, तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, ये वो है। अब मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर एक और चीज़ आती है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब इसके अंदर ये होता है कि एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होने की जगह आप मल्टीपल कंप्यूटर्स जोड़ लेते हो और उनको एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, और ये प्रैक्टिकली मल्टी प्रोसेसिंग ही हो रही होती है। तो ये बड़ी बेसिक सी टर्म्स थे, बस ये थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज़ कर रहे थे कि यार अच्छा मल्टी टास्किंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। डिफरेंस होपफुली समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी डिस्टिंक्ट करके बताया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो इनके बीच में। ठीक हो गया। अच्छा, आगे है CPU आर्किटेक्चर। उसके अंदर बताया हुआ है कि CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं, MBR MAR, ये है मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसके अंदर आप जब भी कोई मेमोरी रीड करते हो राइट करते हो ना, तो पहले इधर रखा जाता है, फिर आपकी जो सी भी लोकेशन उस पर जाता है। मतलब अगर आपने रीड करना है फ्रॉम सम एड्रेस, तो पहले वो रीड होकर MBR में आएगा, फिर आपने अगर AX में रखवाया तो AX में जाएगा। इसी तरह से MAR के अंदर वो एड्रेस पड़ा होगा मेमोरी का जिससे रीड किया। आगे आ जाता है ये डिवाइस एड्रेस रजिस्टर और इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, बस मेमोरी की जगह डिवाइसेस के ऊपर अप्लाइड है। तो अगर आपका कोई ये बेसिकली DAR के अंदर उस डिवाइस का एड्रेस होगा जिस डिवाइस से बात कर रहे हो आप, और इनपुट आउटपुट जो आपका बफर रजिस्टर है उसके अंदर वो बफर स्पेस पड़ी होगी जिसके अंदर पहले डेटा आता है फिर जाता है कहीं भी। आगे कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स आ जाते हैं। इसके अंदर होता है PC या फिर IP, वो जो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसके अंदर करंट इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है। और उसके अलावा होता है प्रोसेस स्टेटस वर्ड या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, पता नहीं, वो हमें पढ़ाया नहीं गया, बस उसके अंदर ये होता है कि करंट स्टेटस क्या है, मतलब स्टेट, इस तरह से कुछ है। उसके बाद यूज़र विजिबल रजिस्टर्स क्या होते हैं, मतलब जो
कोई यूज़र यूज़ कर सकता है। आपने असेंबली की, आपको पता ही है कि कौन से हैं। ये हो गए AX, BX, SI, DI, सेगमेंट, और वो जो मतलब कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट वगैरह, एक्स्ट्रा सेगमेंट, और फ्लैग्स वगैरह। ये आपके यूज़र वेरिएबल रजिस्टर्स हो गए। तो ये CPU आर्किटेक्चर होता है आपका। अब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, होपफुली आपको याद ही होएगा, लेकिन हर ऑपरेशन के लिए एक ऑप कोड होता था, असेंबली में हमने पढ़ा था। तो उन इंडिविजुअल ज़ीरोज़ एंड वंस के साथ वो जो आपने न्यूमेरिक इनकोडिंग की होती है कि अच्छा हेक्स में हम लिख देते थे जी A5, और उसका मतलब होता था मूव AX। वो जो चीज़ है ना, वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती है, और वो हार्ड कोडेड होती है ऑब्वियसली उस हार्डवेयर के अंदर। तो अब ये उसके बारे में बात हो रही है जब मैं आगे बात करने वाला हूँ। सिस्क और रिस्क, ये है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स एंड रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। जो सिस्क वाले होते हैं ना सिस्टम्स, वो ना बैकवर्ड्स कंपैटिबल होते हैं। उसके अंदर पुराने प्रोसेसर्स की भी चीज़ें चल सकती हैं। तो जो हम आजकल मेरा ख्याल है जो मॉडर्न आज ज़्यादा यूज़ करते हैं ले पीपल, इंटेल वगैरह के प्रोसेसर, वो सिस्क ही होते हैं। वो तकरीबन उसी इंस्ट्रक्शन सेट पे चल रहे होते हैं जिसके ऊपर पिछले मतलब बैकवर्ड्स कंपैटिबल पे चल रहे होते हैं। जबकि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट वाला जो है ना, उसके अंदर कम होते हैं, वो चेंज होते हैं, और वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल नहीं होते क्योंकि कुछ पुराने वाले ऑपरेशन उसके अंदर से निकाल दिए गए हैं। तो ये दो किस्म के इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं। तो आपके स्पेसिफिक CPU के अंदर इन दोनों में से कोई एक आर्किटेक्चर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसने बनाया है, कौन सा बना हुआ है। अच्छा, उसके अलावा आर्किटेक्चर की बात ही हो रही है, तो पाइप प्लानिंग आर्किटेक्चर उसकी बात हो चुकी है कि क्या है। अब उसके अलावा एक चीज़ है मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर्स। एक होता है सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, और एक होता है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड आर्किटेक्चर। अब ये हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया हुआ, इसलिए मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा। लेकिन सुपर स्केलर आर्किटेक्चर जो होता है ना, उसके अंदर हार्डवेयर खुद डिटर्मिन करती है कि क्या एग्जीक्यूशन ऑर्डर होएगा मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। अब मल्टी प्रोसेसिंग की बात हो रही है, मतलब एक वक्त के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन चल रही हैं। मतलब आपकी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 एक साथ चल रही हैं। अब अगर लाइन 3 लाइन 1 के ऊपर डिपेंड करती है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो किस तरह से आपने ऑर्डर बनाना है कि ये वाला प्रोसेसर ये करे, ये वाला प्रोसेसर ये करे। आपको शायद याद होगा डिस्क्रीट के अंदर हमने एक पूरी डायग्राम भी बनाई थी इसकी कि वो डिपेंडेंसी वगैरह की। तो वो वाला जो काम है एग्जीक्यूशन ऑर्डर डिसाइड करना, क्या वो आपकी हार्डवेयर कर रही है या फिर वो आपका कंपाइलर कर रहा है। अगर आपकी हार्डवेयर कर रही है ना, तो वो एक सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है। जबकि अगर आपका जबकि वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड आर्किटेक्चर जो है ना, उसकी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फीचर है वो ये है कि वो कंपाइलर के ऊपर रिलाई करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। वो उनका कोई स्मार्ट हार्डवेयर नहीं बना हुआ जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करे कि ये इधर को जाएगा, इधर को जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि इस तरह से ज़्यादा चीप बन सकता है CPUs। आप बस कंपाइलर को वो काम दे दो, उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन होपफुली अगर सारा कुछ सही है कंपाइल्ड, तो आपका कंपाइलर सारा कुछ हैंडल कर देगा। आपको वो इतना एक्सपेंसिव CPU बनाने की ज़रूरत नहीं है, उतने ही उससे कम पैसों में ज़्यादा तेज़ भी बन जाएगा। खैर वो वही बात ना, लेकिन इंस्ट्रक्शंस फिर ज़्यादा हो जाती हैं, वो ये अलग मसला है। लेकिन ये जो दो मेजर ब्रांचेस हैं मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर्स की, ये बस स्लाइड्स में मेंशन थे, तो मैंने कहा समझा दूँ। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ये MCQ में ही आ जाएंगे, इसलिए इतना भी ना इसको सर पे चढ़ाओ। आगे मेमोरी आर्किटेक्चर के वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है कि आपकी इंस्ट्रक्शंस और डेटा एक ही मेमोरी में पड़ी हुई हैं। उसके अलावा स्पीड साइज ट्रेड ऑफ है कि ये हायरार्की होती है जी मेमोरी की, जितनी छोटी होगी ज़ाहिर बात है उतनी ज़्यादा तेज़ आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इसलिए रजिस्टर सबसे छोटे होते हैं, कैश उसके बाद आती है वगैरह। अब देखने वाली चीज़ इसके अंदर ये है कैश होती क्या है। तो कैश बेसिकली ना वो मेन मेमोरी आपको पता है बहुत स्लो होती है रिलेटिव टू द CPU, इसीलिए हम रजिस्टर्स बनाते हैं। अब रजिस्टर्स तेज़ तो हैं लेकिन कम है, तो हम अगर थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहते हैं लेकिन फिर भी तेज़ी चाहते हैं, तो हम कैश रख लेते हैं बीच में, कि कैश जल्दी जल्दी से मेन मेमोरी से चीज़ें पकड़ लेता है, और जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग रीड्स है ना वो पहले ही रख लेता है, ताकि आपको बार बार वो स्लो वाले कंपोनेंट से ना बात करनी पड़े। तो आप सबसे पहले चेक ही कर लेते हो कि तेज़ वाले के पास कि क्या आपके पास वेरिएबल x की वैल्यू है। अगर कैश में पड़ी है तो आपको वो स्लोअर कंपोनेंट पे रिलाई करना ही नहीं पड़ेगा। अब एक मसला यहाँ पे आ जाता है कैश कोहेरेंसी का। हो सकता है कि आपने x राइट किया हो, लाइक मेमोरी के अंदर आपने चेंज कर दिया x की वैल्यू, तो फिर आपको वो कैश में भी अपडेट करनी पड़ती है। तो ये कैश कोहेरेंसी होती है कि आपका डेटा कोहेरेंटली पड़ा हुआ है या फिर इनकोहेरेंसी आ गई है कोई, कि मतलब वहाँ कुछ है यहाँ कुछ है। अच्छा जी, तो ये हो गई मेमोरी की बात, यही बस कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर थ्योरी वाले।
आगे बात आ जाती है आईओ आर्किटेक्चर की, तो उसके अंदर है डिवाइस स्टेटस टेबल, जिसके अंदर एक बेसिकली अरे पड़ी होती है ऑफ लिंक्ड लिस्ट्स। अब ये लिंक्ड लिस्ट जो होती हैं, चलो थोड़ा आगे ज़्यादा चला गया हूँ, पहले इन अरेज में क्या होता है, हर डिवाइस के लिए एक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड रीडर 1 के लिए, लाइन प्रिंटर 3 के लिए, डिस्क यूनिट 1 के लिए, एट्सेट्रा। और साथ उनका स्टेटस लिखा हुआ है। अगर आइडल है तो आइडल ही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है आगे। अगर बिजी है तो वो किन किन लाइक ऑपरेशंस के साथ बिजी है, उस वो आगे लिंक लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर लाइन प्रिंटर, एड्रेस दिस लेंथ वगैरह, उसके बारे में लाइक लाइन प्रिंटर की जो करंट जॉब है या फिर उसकी क्यू में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। तो ये होता है डिवाइस स्टेटस टेबल। उसके अलावा एक डिवाइस कंट्रोलर्स बेसिकली जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं ना, जो आपके डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजते हो और वो सर्टेन इंस्ट्रक्शन रन कर देते हैं। कंप्यूटर्स की तरह ही हैं कि आप उनको लाइक इस तार के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ऑन भेजो, इस तार के थ्रू ऑफ भेजो, तो इसका ये इस टास्क का ये मतलब है। तो उसके अंदर भी रजिस्टर्स होते हैं, उनके अंदर भी बफर होते हैं, और वो भी बहुत सिंपल ऑपरेशंस कर सकते हैं उस स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर। स्पेशली मैग्नेटिक डिस्क के अंदर में देखते हैं कि ना काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो आप बाहर से इंस्ट्रक्शन नहीं भेजते, आप नहीं उसको बताते कि आपने अपना लाइक रीडर हेड इस डिस्क से इस डिस्क पे मूव करना है, किस तरह से करना है, वो डिवाइस कंट्रोलर कराता है। आप बस कहते हो कि इस जगह पे पहुंचाओ और डिवाइस कंट्रोलर कर देता है। तो इसीलिए उसके अंदर एक मिनी कंप्यूटर सा लगा होता है, मिनी प्रोसेसर टाइप। तो ये डिवाइस कंट्रोलर्स होते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, वो होते हैं आपके, आप जब भी कोई लाइक नया हेडफोन वगैरह खरीदते होगे, आपको पता ही होगा कि आप उसके ड्राइवर्स डाउनलोड करते हो, आपका जीपीयू है, उसके ड्राइवर्स होते हैं ना वीडियो के। तो वो बेसिकली ना बस ट्रांसलेटर्स हैं। मतलब सीपीयू अगर आपसे कोई आपकी डिवाइस से कोई काम करवाना चाह रहा है तो वो डिवाइस ड्राइवर को कहेगा और डिवाइस ड्राइवर आगे डिवाइस कंट्रोलर को कहेगा। ये बीच में मिडल मैन है, उस डिवाइस के स्पेसिफिक कंट्रोलर से बात करने की, उसकी लैंग्वेज समझने वाला और सीपीयू की लैंग्वेज समझने वाला एक बीच में ट्रांसलेटर है। तो ये इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर हो गया एक मॉडर्न सीपीयू का। अच्छा जी, आगे आ जाती है बात डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के। पहले हमें यूनी प्रोग्रामिंग के अंदर उन्होंने पहले बात की थी कि ना काफ़ी बार होता है कि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस ना हो सकता है कि ना आपने कुछ बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करनी है स्क्रीन के ऊपर, आपका सिर्फ यही काम है। अब हो क्या रहा है, एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन से रीड होके स्टैंडर्ड आउटपुट पे जा रही हैं चीज़ें। अब इस काम के लिए सीपीयू को क्यों इंतज़ार करना चाहिए? सीपीयू का तो काम बनता है कि वो काम करे, लाइक एक्चुअल कोई और काम करे, कोई फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर हो। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि बस डेटा ट्रांसफ़र हो रहा, और वो हो भी कहाँ से रहा है, मेमोरी से उधर को। तो बीच में वो मिडल मैन बना रह जाता है सीपीयू। तो अब इसका जो हल है ना, वो ये है कि आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दे दो अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। उनको सीपीयू के थ्रू ना जाना पड़ा, वो बस डायरेक्टली लिखें किसी तरीके से। अब जो पुराने सिस्टम से जिसके अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होता था, आप समझ ही सकते हो कि उसके अंदर सीपीयू साइकिल्स वेस्ट होती थी, उसके अंदर पोलिंग बेस्ड सिस्टम होता था, वाइल लूप लगा रहता था, चेक करी जा रहा था इफ़ नॉट डन वगैरह। तो अब करते हैं क्या फिर हम, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर एक हार्डवेयर का पीस होता है जो बेसिकली इंतज़ार करता है इन इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस का ऑन बिहाफ ऑफ द सीपीयू, ठीक है। तो जो काम सीपीयू को करना पड़ा था मिडिल मैन बन के, उसकी जगह वो डीएमएसी कर रही है, और बाद में ना वो एक इंटरप्ट भेज देती है अपने सीपीयू को कि आपने जो मुझे काम कहा था वो हो गया, और उतनी देर तक पैरेलली सीपीयू कोई और काम कर रहा होता। तो खैर ये जो इंटरप्ट हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे वो है साइकिल स्टीलिंग। अब आपको पता है कि सीपीयू जो भी काम करता है वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा सीपीयू। तो सीपीयू को अगर मेमोरी चाहिए और मेमोरी के ऊपर एक वक्त में एक ऑपरेशन हो सकता है, तो डीएमए कैसे कर सकता है? तो डीएमए ये करता है कि ना सीपीयू की कुछ साइकिल्स चोरी कर लेता है, मतलब सीपीयू को नहीं लिखने देता मेमोरी में या नहीं रीड करने देता, क्योंकि वो वाली साइकिल्स उसने अपने लिए ली होती हैं। तो इस तरह से वो शेयर कर रहे होते हैं कि चलो एक बारी तुम्हारी, एक बारी मेरी, एक बारी तुम्हारी, एक बारी मेरी। तो ये इस तरह से चल रहा होता है बैक एंड पे। तो ये हो गया आपका डीएमएसी वगैरह और इनपुट आउटपुट। अब जहाँ तक इंटरप्ट्स की बात हुई थी, इंटरप्ट्स की जो किस्में हैं वो आपने पहले भी पढ़ी हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को एक्सेप्शंस कहते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आपके इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर कीबोर्ड प्रेस हुआ है, इस तरह के एक्सटर्नल इवेंट्स से ट्रिगर होती हैं। जबकि एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं वो आपकी सिस्टम कॉल्स वगैरह हो गई, या फिर आपने कोई एरर थ्रो कर दी है, तो वो भी एक्सेप्शंस होती हैं ना, थ्रो एक्सेप्शन वगैरह, तो वो भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ही आते हैं। तो ऐसे वो तमाम काम जिसके अंदर यूज़र मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट किया जाता है वो एक्सेप्शंस हो जाता है। खैर
उसके अलावा ट्रैप्स क्या होते हैं? ट्रैप्स होते हैं ओएस जेनरेटेड इंटरप्ट्स की तरह बेसिकली, जिससे कि कुछ चीज़ें हैं अगर वो ट्रिगर हो गई हैं ना, इसका मतलब है कुछ बहुत गलत हो गया, तो अब ओएस खुद ही वापस ले लेता है कंट्रोल। और ये ओएस नहीं जनरेट किए होते हैं ट्रिगर्स कि अगर ऐसा हो जाए, तो वो वॉच जो कर रहे होते हैं ना वो ट्रैप्स होते हैं। ये हो गए 3 किस्में इंटरप्ट्स के। ये चैप्टर 1 में सिर्फ इतनी थ्योरी है, और ये प्रॉब्ली खाली शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में ही आएंगे। आगे है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ शुरू में बात, बहुत छोटा चैप्टर है, इसके अंदर कोई ख़ास बातें नहीं की हुई हैं। जो कुछ नई बातें हैं वो मैंने लिख दी हैं, वरना वही वाली बातें बार बार आपको पता स्लाइड्स में रिपीट की हुई हैं कि वो इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होती हैं। तो असल बात पे आ जाते हैं। अब इधर ना उन्होंने ना 3 किस्म की ना एक्स्ट्रा स्टोरेजेस का जिक्र किया, जो जिनका फंडामेंटल पर्पस यही है कि अगर कोई मिस मैच है ना कोई 2 डिवाइसेस के बीच में स्पीड के अंदर, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। कैश की मैं पहले बात कर चुका हूँ, जो नीचे सबसे नीचे लिखी हुई है। तो वो यही था ना कि आपका सीपीयू बहुत तेज़ काम करता है, आपकी रैम बहुत स्लो काम करती है रिलेटिव टू द सीपीयू। तो इसीलिए बीच में आप एक फास्टर मेमोरी रख लेते हो जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली अकरिंग रीड्स वगैरह के लिए चीज़ें पड़ी होती हैं। ये एक सोल्यूशन है। अब खाली सीपीयू और मेमोरी के अंदर ये मसले नहीं आ रहे होते कंप्यूटर में, बल्कि कहीं भी आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर मिसमैच आ रहा होता है स्पीड का, इसीलिए बफर्स होते हैं। बफर्स होते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज लोकेशंस, और उनका पूरा लाइक मकसद ये है, आपने शायद नोट किया हो कभी कि ना आप जब प्रिंट एफ करते हैं ना वो एक्चुअली उस वक्त नहीं करता। ये वैसे बहुत रेयर एरर केसेस में नज़र आता है, आपको शायद ना ही पता हो, लेकिन होता ये है कि आप जब प्रिंट एफ कर रहे होते हो ना, जब तक आप न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं भेजते या जब तक कोई आपका बफर नहीं भर जाता, तब तक वो एक्चुअली राइट नहीं करता वो। या फिर आपके अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लाइक आउटपुट डिपेंडेंट है, तो जाके वो भेजता है। ये फॉर्किंग वगैरह में जाके आपको नज़र आएगा, वरना नहीं नज़र आएगा। खैर बैकएंड में ऐसे भी हो रहा होता है, और बेसिकली हो यही रहा है कि आप बार बार उस स्लो कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करने की जगह आप बल्क में एक ही बारी भिजवा देते हो। तो वो जो सारा टाइम होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह का, और वो जो उसको लाइक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का कि अब आप मेरा काम कर रहे हो और अब आपने इधर से बात करनी है, वो सारा जो सेटअप है उस लो कंपोनेंट से बात करने में टाइम कम लगता है आपका। तो आप बल्क में थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें भेज देते हो, तो ये बफर का फ़ायदा। आगे है स्पूल, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। अब बेसिकली आपके पास 2 पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि आपका कोई प्रिंटर है और आपके पास साथ मेमोरी है। आप शायद मेमोरी से प्रिंटर में कुछ भेज रहे हो। अब प्रिंटर के अंदर प्रिंटर एक स्लो डिवाइस है, ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा लेट्स से, तो उसका बफर भी भर जाएगा शायद, लाइक एट सम पॉइंट उसका बफर भी भर जाएगा, और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लाइक फ्री होने का, और उसके फ्री होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए ना यहाँ पे दरमियान में हम एक एक्स्ट्रा लाइक स्टोरेज लोकेशन बनाते हैं जिसको कहते हैं स्पूल, और उसका मकसद नाम में है कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस हो सकें, ताकि वो वाला बंदा जो ज़्यादा तेज़ है वो स्पूल को चीज़ें पकड़ा दे, स्पूल आगे से आगे फॉरवर्ड कर दे। अब जब लाइक रैम ने वो भेज दिया हुआ है स्पूल को, अब रैम कोई और काम कर सकती है, उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा प्रिंटर का। तो ये बफर स्पूल और कैश है, और तीनों के पर्पसेस एक जैसे ही हैं लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस है। अच्छा जी, उसके बाद है सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली है लैब में, इसलिए मैं इतनी लाइक बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊँगा, आपको पता ही है। बस एक आध बातें हैं कि मोड बिट क्या होता है। एक ऐसा बिट होता है जो शो करता है कि आप इस वक्त यूज़र मोड में हो, कर्नल मोड में हो। उसके अलावा आप आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं सिस्टम कॉल्स में, 3 पॉसिबल तरीके हैं, लेकिन लिनक्स में थ्रू अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी यूज़ होता है। रजिस्टर्स में भी कर सकते हैं लेकिन रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं, स्टैक में भी कर सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसके अंदर मैथमेटिकल चीज़ें करनी पड़ती हैं, बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता है, उल्टा सा चल रहा होता है। इसीलिए लिनक्स जो है वो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक अरे के फॉर्म में पास करता है अपने सिस्टम कॉल्स के आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा जी, उसके अलावा एक बात किताब में मेरा ख्याल टॉपिक था, या फिर शायद स्लाइड्स में भी था, वो ये था कि हम आम तौर पे ना APIs यूज़ करते हैं, हम एक्चुअली डायरेक्ट सिस्टम कॉल्स नहीं यूज़ कर रहे होते। मतलब हम एफ ओपन यूज़ करते हैं, हम लाइक ओपन यूज़ नहीं करते। उसकी वजह यह है क्योंकि ओपन जो है ना वो यूनिक्स लाइक सिस्टम्स के ऊपर चल जाएगा लेकिन विंडोज़ पे नहीं चलेगा। विंडोज़ के ऊपर आपको उसका नेटिव सिस्टम कॉल भेजना पड़ेगा। तो ये जो OS स्पेसिफिक वाले मसले हैं ना वो आपके लिए खुद ही हैंडल कर देती हैं APIs, इसलिए हम APIs यूज़ करते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम ज़्यादा लाइक
उस स्पेसिफिक ओएस को समझना चाह रहे हैं, जो इस केस में ज़्यादा लिनक्स ही हुआ है, तो इसीलिए हम एक्चुअल सिस्टम कॉल्स यूज़ कर रहे हैं, हम रॉ सिस्टम कॉल्स के साथ काम कर रहे हैं, हम एपीआईज़ के साथ काम नहीं कर रहे। तो अब कुछ जो कॉमन सिस्टम कॉल्स हैं वो हो गई रीड राइट, आपको पता ही है। और ये नेटिव है यूनिक्स लाइक सिस्टम्स के लिए। अ, ये आप विंडोज़ के ऊपर नहीं चला सकते, इसीलिए हम लिनक्स के वो वीएम बना के काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ओएस स्ट्रक्चर्स आ गए आगे। अब ये वाला अच्छा, या हमें ना यहाँ तक ही पढ़ाया था। चैप्टर 2 हमें सिर्फ इधर तक पढ़ाया है, जी सेक्शन को। मैम लैब में आई थी, उन्होंने चैप्टर 1 का आखिरी हिस्सा कराया था, चैप्टर 2 का पहला हिस्सा यहाँ तक कराया था। आगे वाला जो भी सारा कुछ है ना वो हमें नहीं कराया हुआ, वो टेक्निकली एक्स्ट्रा है, लेकिन स्लाइड्स में मेंशन है दूसरे सेक्शंस को कराया हुआ है। अच्छा, अब ओएस स्ट्रक्चर्स इन्होंने 4 बताए हुए हैं। एक है मोनोलिथिक, वो बेसिकली ये है कि कर्नल मोड के अंदर सारा कुछ आपस में ना, एक आपका जो एवरेज डीएलडी प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे डीएलडी लैब मिंट होता था आपका, वो सारी तारें एक साथ जुड़ी हुई हैं, सब कुछ सेंस नहीं बन रहे। मॉड्यूलैरिटी है लेकिन किसी हद तक ही है, और वो सारा अजीब सा बस लगा हुआ है, उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो एडिट उसको लाइक चेंज करने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो वो ऐसे ऐसे जो ओएसएस होते हैं उनको मोनोलिथिक कहते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है डॉस बॉक्स की इसके अंदर, कि उसके अंदर किसी हद तक मॉड्यूलैरिटी है लेकिन वो ज़्यादातर इस तरह से कुछ पहुँची हुआ है। आगे लेयर्ड आ जाते हैं, उसके अंदर होता है कि लेयर 0 पे हार्डवेयर है, लेयर 1 पे कर्नल आ गया, ऊपर इंक्रीजिंग लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आई जाते हैं, और वहाँ पे nth लेयर है, यहाँ पे इधर इन्होंने यूज़र इंटरफेस बनाई हुई है। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये ज़्यादातर मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा माइक्रो कर्नल है, उसके अंदर यही है, लेकिन ना ये जो सारे एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्शंस की लेयर्स हैं ना, वो यूज़र मोड में चल रही होती है, कर्नल मोड में नहीं चल रही होते हैं। मिनिमलिस्टिक सा माइक्रो कर्नल बनाया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि थोड़ी ज़्यादा मॉड्यूलैरिटी आ जाती है, ईजी टू यूज़ हो जाता है, इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद आती है वर्चुअल मशीन्स। वर्चुअल मशीन्स के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप आपका होस्ट ओएस कोई गेस्ट ओएस चला रहा है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो 3 गेस्ट ओएस चल रहे हैं, मतलब हार्डवेयर है, होस्ट ओएस है जो वर्चुअल मशीन की इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करवा रहा है, उसके बाद 3 वर्चुअल मशीन्स के लिए एब्स्ट्रैक्ट सी लेयर्स बनी हुई हैं जो हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर रही हैं, मतलब एमुलेट कर रही हैं हार्डवेयर को। तो ये जो है वीएम्स के बारे में। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं इनको। अब हाइपरवाइजर्स एक चीज़ होती हैं। हाइपरवाइज़र एक ओएस की तरह का ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बेसिकली वो यूज़ होता है वर्चुअलाइजेशन के लिए। अब वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? वर्चुअलाइजेशन ये है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक ही टाइम पे एक ही पीस ऑफ हार्डवेयर पे चल रहे हैं, और अगर आपने अच्छी वाली वो की हुई है वर्चुअलाइजेशन, फुल वर्चुअलाइजेशन, ये भी आगे बात करेंगे, तो उनको पता भी नहीं है कि वो वर्चुअलाइज हो रहे हैं, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं। मतलब आप एक टैब खोलते हो, उसके अंदर विंडोज़ खुली हुई है, एक टैब खोलते हो मैकओएस खुला हुआ है, उसको अंदर कुछ नहीं पता कि एक्चुअली कि मैं एक ऐसे सिस्टम में चल रहा हूँ जो मैं एमुलेट कर रहा। तो हाइपरवाइजर्स जो होते हैं ना, वो इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हाइपरवाइज़र को वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहते हैं, और ये करते तो वही हैं, ओएस वाला काम के सिस्टम रिसोर्सेज मैनेज करते हैं, लेकिन इसके अंदर यूज़र एप्लीकेशंस नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बने इसलिए होते हैं, इस तरह के ओएस समझ लो, जो दूसरे ओएसएस को होस्ट करने के लिए बने हुए हैं। अब हाइपरवाइजर्स की भी टाइप्स होती हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 हाइपरवाइजर्स जो होते हैं ना, वो ना बेयर मेटल के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब जो एक्चुअल हार्डवेयर है उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली, आप एक पीस ऑफ हार्डवेयर आपके पास, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर एक टाइप 1 हाइपरवाइजर बूट करते हो और वो चल जाता है। अब आप उसके अंदर कोई भी चला सकते हो, वो एक ओएस की तरह ही फंक्शनली काम कर रहा है। जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर्स जो होते हैं ना, वो एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक प्रोसेस की तरह काम कर रहे होते हैं, एक सिंगुलर प्रोग्राम की तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर वो फिर भी वो सारी एमुलेशन और वर्चुअलाइजेशन वाला काम कर रहे होते हैं। तो ये टाइप 1 हाइपरवाइजर का एक और नाम भी उन्होंने बताया हुआ है, बेयर मेटल हाइपरवाइजर वगैरह। तो आगे बस एक ही बात रह गई है, पैरा वर्सेस फुल वर्चुअलाइजेशन। पैरा वर्चुअलाइजेशन में ये होता है कि गेस्ट ओएस को एक्चुअली पता होता है कि वो वर्चुअलाइज हो रहा है, कि उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है वगैरह, क्योंकि आप एक्चुअली वो सारी हार्डवेयर रिसोर्सेज को एमुलेट नहीं कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बात हाइपरवाइजर से ही कर रहा होता है वो, और उसको भी किसी हद तक ही पता होता है। तो ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर टाइप 1 के साथ यूज़ होते हैं, क्योंकि और ये फास्टर भी होता है, लाइक ऑब्वियसली कम एब्स्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है। लेकिन फुल वर्चुअलाइजेशन सिस्टम्स जो होते हैं ना, उसके अंदर गेस्ट को पता ही नहीं होता कि वो वर्चुअलाइज हो रहे हैं,
और उसके अंदर ओएस कम्प्लीटली अनमॉडिफाइड फॉर्म में पड़ा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है, उसको सारी हार्डवेयर सर्विसेज जो है सारी जो उसको कभी काम करना पड़ सकता है वो सारा कुछ एम्यूलेट होके मिल रहा है। तो ये जो है पैरा वर्सेस फुल वर्चुअलाइजेशन है। और जो हम यूज़ करते हैं ना VMware वगैरह, वो फुल वर्चुअलाइजेशन में आता है, और ये ज़्यादातर टाइप 2 में होता है। और वो भी आपको पता ही है कि हम इस वक्त मैं लाइक विंडोज़ के ऊपर एक टाइप 2 हाइपरवाइज़र यानी VMware यूज़ करके उबुंटू चला रहा हूँ, राइट। खैर अच्छा, अब चैप्टर 3 हो गया। हाँ, चैप्टर 2 में यही थ्योरी है और कुछ भी नहीं पढ़ाया हमें। ये 2 स्लाइडें पढ़ाई हैं हमें चैप्टर 2 के अंदर, ये तो आगे वाली बातें मैंने फिर भी एक्स्ट्रा की हैं। अच्छा, चैप्टर 3 ये वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर है। प्रोसेस होती है कि ये तो आपको किसी हद तक पता ही होगा। अ प्रोग्राम दैट इज़ ए लोडेड इनटू मेमोरी एंड बी हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड स्टैक हीप एंड डेटा सेगमेंट। बेसिकली अगर आपसे पूछे प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फ़र्क है, यही है कि उसके पास ये डेडिकेट एक एक्स्ट्रा रैपर होता है ऊपर, कि आपके पास इतना हिस्सा स्टैक सेगमेंट है, इतना हिस्सा हीप सेगमेंट है, इतना हिस्सा डेटा के लिए, और नीचे आपका एक्चुअल प्रोग्राम पड़ा हुआ है। तो ये प्रोसेस होती है। अब हर प्रोसेस का अपनी प्रोसेस एड्रेस स्पेस होती है जिसको दी जाती है। इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस दी गई है 0000 से लेके FFFFF जो भी है उधर तक दी हुई है, 8 Fs लिखे हुए हैं। तो ये इस प्रोसेस की एड्रेस स्पेस है, मतलब इतना हिस्सा ये लीगली एक्सेस कर सकता। वो आपको याद होएगा ऊप के अंदर वो जो होते थे आउट लाइक इलीगल मेमोरी एक्सेस वगैरह, ये वही वाली बात है कि आप अपने एड्रेस स्पेस से बाहर जा रहे हो। खैर आगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपने वो पढ़ा ही हुआ है, आपने कोल में की ही थी मल्टीटास्किंग, तो आपको याद ही होगा, इसलिए मैं इतनी डिटेल में कुछ बताने नहीं वाला। बस यही है एक्स्ट्रा बातें कि इसके अंदर इन्वायरमेंटल इन्फो भी होती है, मतलब कि किस प्रोसेस का चाइल्ड है, ये वाली इन्फो भी होती है। पाइप्स वगैरह हैं वो भी होता है, खाली रजिस्टर्स नहीं होता। तो PCB के अंदर बहुत कुछ होता है। जो हमने पढ़ा था बड़ा बेयर बोन सा वर्जन था, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ें होती ही नहीं थी। खैर उसके अलावा स्केजुलिंग इन्फो भी होती है इसके अंदर, कि ये इतने क्वांटम स्लाइसर के लिए चल चुका है, इतनी देर तक इंतज़ार किया है वगैरह, इतनी प्रायोरिटी है। और ये PCBs पड़े होते हैं कर्नल के अपने मेमोरी रीजन के अंदर, ये प्रोसेस के मेमोरी रीजन में नहीं पड़े होते, यहाँ पे नहीं पड़े होते, कर्नल में पड़े होते हैं, कर्नल की मेमोरी में पड़े होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 5 स्टेट मॉडल क्या है, ये तो आपको पता ही है यार, न्यू रेडी रनिंग ब्लॉक एक्सेट्रा। तो सीधी सीधी अहम बात करते हैं, चलो सिमुलेट करके बता देता हूँ यार। आपके पास कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है, वो भी एक प्रोसेस नहीं बना, बस एक जॉब है कि मैं इसको रन करना चाहता हूँ, इसको मैं लोड करने के लिए दबा दिया हुआ है, तो वो जॉब क्यू में लगेगा और वो रेडी में आ जाएगा, न्यू से रेडी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रांजिशन थी। अब रेडी स्टेट में पड़ा हुआ है, रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। अब डिस्पैचर है, उसके ऊपर है कि वो कब CPU का एक्सेस को देता है, और अगर इसका क्वांटम स्लाइस एक्सपायर हो गया तो वो टाइम आउट हो जाएगा। अगर वो कोई इनपुट आउटपुट का इंतज़ार कर रहा है तो फिर वो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, और इस तरह से चलता जाता है। तो अब थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये कुछ क्यूज़ हैं। एक तो जॉब क्यू की मैंने बात कर ली है। आगे होता है एक रेडी क्यू। रेडी क्यू वही है जो डिस्पैचर जिसमें से सिलेक्ट करके दे रहा होता है। राउंड रॉबिन के अंदर हमने काफ़ी बार क्यूज़ की भी बात की हुई है कि चलो क्यू के अंदर ये ऐड हो गया वगैरह, आपको शायद टीचर ने इसी तरह से पढ़ाया हो, तो वो रेडी क्यू ही समझ लो। उसके अलावा आप फ़र्ज़ करो कि आपकी प्रोसेस थी इनपुट आउटपुट बाउंड, वो थोड़ी देर ब्लॉक हो गई, उसको DMA मिल गया, उसने लाइक डिवाइस क्यू में अब वो अटका हुआ है जब तक उसका काम नहीं हो जाता। जब उसका काम हो जाएगा तो फिर वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो ये डिवाइस क्यू है। उसके अलावा फिर एग्ज़िट यही है कि वो प्रोसेस किल हो गई है, फ्री हो गई है मेमोरी उसकी वगैरह। अच्छा जी, तो उसके अलावा इनके दूसरे नाम भी हैं। जो हमारी जॉब क्यू है उसको हम लॉन्ग टर्म स्केजुलर भी कहते हैं। जो हमारा शॉर्ट टर्म स्केजुलर है यानी डिस्पैचर है उसको रेडी क्यू भी कहते हैं। और जो हमारी जॉब क्यू उसको डिवाइस क्यू है उसको वेटिंग क्यू भी कहते हैं। तो ये कुछ नाम वगैरह हैं। तो ये भी जो देखने वाले हैं वो ये है कि जॉब की डिवाइस क्यू को वेटिंग क्यू कहते हैं। फ़िलहाल इतना ही दिमाग में रख लो, ठीक है। डिवाइस क्यू वेटिंग क्यू एक ही बात है। अब हम थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। जो जॉब क्यू की बात थी, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, वो मेंटेन करते हैं द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब एक वक्त में कितने प्रोग्राम्स लोडेड हैं इन मेमोरी। क्योंकि हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा ही रख दी हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ करना पड़ रहा हो उसको, तो फिर वो ज़्यादा लाइक लंबे एवरेज टर्न अराउंड टाइम्स बनते जा रहे हो। या फिर ये भी हो सकता है कि
आपका जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है वो ये भी मैनेज कर सकता है कि सारे ये भी ना हो ना कि सारे CPU बाउंड है जो मेमोरी में लोडेड है, कोई कुछ भी ब्लॉक में पड़ा ही नहीं हुआ, सारे रेडी स्टेट में पड़े हुए हैं। तो ये भी बुरी बुरी स्केजुलिंग हुई हुई है ना, क्योंकि आप हो सकता है आप ब्लॉक क्यू में रख के वहाँ पे आप DMA से काम करवा लो, तो वो ज़्यादा काम एक टाइम थोड़े टाइम में हो सकता। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये भी लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने ओवरसी करनी होती है कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर ना वो देखता है कि इस वाली प्रोसेस को मैंने एडमिट करना भी है भी या नहीं करना, क्या इसके यहाँ पे एडमिट करने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा CPU बाउंड आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इनपुट आउटपुट बाउंड हो गए हैं और अब CPU आइडल पड़ा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म स्केजुलर इन क्राइटेरिया को दिमाग में रख के एडमिट कराता है जॉब क्यू से रेडी स्टेट में। उसके बाद है शॉर्ट टर्म स्केजुलर, वो है आपका डिस्पैचर जो इसके ऊपर वो आपके राउंड रॉबिन वगैरह वाले CPU के ऊपर एल्गोरिदम्स रखते हैं स्केजुलिंग, वो रेडी प्रोसेस से एग्जीक्यूटिंग के बीच में है, ठीक है। और उसके बाद जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है वो मिडिल टर्म स्केजुलर, वो बेसिकली ना ये करता है कि अगर आपके पास कोई हायर प्रायोरिटी चीज़ जॉब क्यू में पड़ी हुई है तो आप उसको ना रेडी क्यू, आप कोई लो प्रायोरिटी जॉब पकड़ते हो या प्रोसेस पकड़ते हो, उसको रेडी क्यू से निकाल के टेम्परेरीली बाहर निकाल देते हो, शायद आप उसको हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोर कर दो। अब आपने हार्ड डिस्क वगैरह में रख दिया और आपने जो नई जगह बनाई है उसके अंदर वो हायर प्रायोरिटी चीज़ रखती है, तो इसको स्वैपिंग कहते हैं और इसलिए मिडिल टर्म स्केजुलर को एक स्वैपर भी कहा जाता है। अच्छा जी, और इसके अंदर भी मकसद वही है कि नहीं, वैसे मकसद डिफरेंट हो, खैर ओके, स्केजुलर्स हो गए। अब उसके बाद आती है सिस्टम कॉल्स थोड़ी और डिटेल में। अब हम कोडिंग वाले काम पे आ गए हैं, पहले सारी थ्योरी हो गई, अब हम कोडिंग पे आने वाले हैं। ओपन, रीड, राइट और क्लोज। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे मेन के अंदर एक ओपन की सिस्टम कॉल है जिसके अंदर मैंने myfile.txt को कॉल ओपन करने की कोशिश की थी और साथ मैंने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, O_write only, bitwise और O_create। तो ये बेसिकली ये है कि आप अगर खाली O_create करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ फाइल क्रिएट करता है। अगर आप खाली O_write only लिखते हैं ना तो खाली राइट ओनली के लिए खोल देता है, और अगर एग्जिस्ट ना करती तो शायद एरर दे देता, वो इक्वल्स वो इसकी रिटर्न वैल्यू -1 होती फिर, ठीक है। अब जब आप ये बार लगा देते हो ना, असल में जो O_write only O_create है ना, ये फ्लैग्स के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। इस तरह से है कि ना आप ये है आपका राइट ओनली, लेट्स से मैं एक्चुअल वैल्यूज़ के साथ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, ये राइट ओनली है और ये आपका हो गया क्रिएट। ये बेसिकली जब हम दोनों एक साथ और करके लिखते हैं इसका मतलब है कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट करता। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि हो सकता है कि इस वाले फ्लैग का मतलब राइट हो, इस वाले फ्लैग का मतलब क्रिएट हो, तो वो इन दोनों को और कर रहा है। तो एंड पे जो आपके पास आ रहा है ना, ये नंबर आ रहा है और वो उसको पास करके फिर आगे से ऑपरेशन करता है, ठीक है। खैर ये हो गई उस हद तक बात। अब आगे जो है ना 0666, ये क्या है? आपने प्रॉबेबली पहले काम किया होगा और आपने शायद उसके बिना भी बनाया हो। अगर आपने उसके बिना बनाया है ना तो आप शायद नोटिस कर रहे होगे कि आपको ना परमिशन के मसले आ रहे होंगे। मैं अगर अभी यहाँ पे रन करके दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ ये अगर मैं अपने यहाँ पे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ get test.c, ठीक है। ये मैंने एक फ़ाइल खोली है, इसके अंदर मैं ये लिखने वाला हूँ int। अच्छा पहले ये एक और चीज़, ये फाइल कंट्रोल लाइब्रेरी में है fcntl.h। अच्छा, ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना O_read only वगैरह, ये उसमें पड़े हैं तो आपको इंक्लूड करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ int, वैसे मुझे ये भी नहीं करना, मैं खाली ओपन लिख देता हूँ। ओपन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस फाइल डजंट, कोई ऐसी भी फाइल है जो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, xyz.txt। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ O_write only बार O_create, और मैं फिर बस साथ ही क्लोज कर देता हूँ इसको, लेट्स से। इतने हिस्से को मैं करता हूँ gcc test.c टेस्ट, और मैं फिर रन करता हूँ इसको। और अब मैं अगर लिखूँ कैट, अगर मैं लिखूँ कैट, एक सेकंड क्या था,
xyz.txt ना, हाँ, तो cat xyz.txt तो मैं परमिशन डिनाइड किएगा। मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है और वो कह रहा है आपको परमिशन ही नहीं। अब मैंने ही बनाई है ब्रो, क्या मतलब मुझे परमिशन खोलने की परमिशन नहीं, क्या मतलब? तो लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँ xyz.txt, अगर मैं एज एन एडमिन रन करूँ तो वो चल जाएगा। उससे खाली फाइल पड़ी है इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा, लेकिन मैंने अपना पासवर्ड एंटर किया है तो अब एडमिन प्रिविलेजेस के साथ मैं चला सकता हूँ, लेकिन एज ए नॉर्मल यूज़र नहीं चला सकता। तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली ना परमिशन सेटअप है। और जब आप यहाँ पे नहीं देते ना 0 6 6 6, आप बेसिकली किसी को परमिशन नहीं दे रहे, आप 0 0 पास कर देते, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देता है। आई थिंक आप किसी को भी परमिशन नहीं दे रहे सिवाय एडमिन को। अब उसकी परमिशन में मैं भी थोड़ी देर बाद में डिटेल में आऊँगा, लेकिन अभी हम थोड़ी सी फाइल डिस्क्रिप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप जब ओपन लिखते हो ना, फ़िलहाल ये भी दिमाग में ही रखो परमिशंस वाली बात। ये जो फाइल डिस्क्रिप्टर्स वाली बात थे ना, बेसिकली आप ओपन रन करते हो, आपको एक इंटीजर रिटर्न होता है। अगर सक्सेसफुली ओपन अप हो गया ना तो आपको -1 नहीं देगा, कोई आपको कोई रैंडम पॉजिटिव इंटीजर देगा। लेकिन अगर कोई एरर आया तो फिर वो आपको -1 देगा। मतलब शायद आपने लिखा हुआ है ओपन रीड ओनली और आपने O_create क्रिएट नहीं लिखा हुआ, आपने रीड ओनली में खोला है और फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आपने ये भी नहीं कहा हुआ कि अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट कर दो, तो क्या होगा? एरर आएगा। तो वो इस केस के अंदर आपको बस -1 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे जो है FDID मैंने बनाया हुआ एक वेरिएबल, इसको ना एक इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है, जो कॉरस्पॉन्ड करता एक एलियस है बेसिकली उस फाइल के लिए। आपने एक फ़ाइल ओपन की है ना, आपने अब जब भी उसके बारे में कोई बात करनी है आपको इस नंबर से बात होएगी, उसकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो आप लिखते हो राइट इन द फाइल कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ID जो आपको ओपन से मिली है, और उसके अंदर आप हेलो लिख देते हो, और आगे आप बता रहे हो आप कितने कैरेक्टर्स इस बफर से लिखना चाह रहे हो, क्योंकि एक्चुअली वो स्ट्रिंग को बफर की तरह पड़ेगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि दरमियान में जो चीज़ है राइट जो है वो एक स्ट्रिंग बफर होगी। उसमें से 5 कैरेक्टर उसने प्रिंट कर दिए, फिर उसने क्लोज़ कर दिया। फिर मैं जब इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया, रन करने के बाद मैंने लिखा cat myfile.txt। कैट जो कमांड है लिनक्स के अंदर वो बस कॉन्टेंट्स बताती है, कॉन्टेंट्स एट। तो जो मैंने हेलो लिखा था वो आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमने रन किया था, वो चल ही नहीं रहा था। तो डिफरेंस सिर्फ हमारे कोड में ये है कि ये 0666 का है। हमें परमिशन डिनाइड आ रहा था, इसको इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने 0666 लिखा हुआ है। अब ये 0666 की क्या लाइक सिग्निफिकेंस है? ये सेटेनिक नंबर पर लेके मैं एजी काम कर रहा हूँ। तो परमिशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़। अच्छा, अब ये G सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया, बट नॉट अ रेयर थिंग। ठीक है, आपको पता ही है MVC में भी कुछ नहीं पढ़ाया गया, कभी हमें कुछ पढ़ाते ही नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, अब आपके पास जब 0 होता है ना, 0666 या 0123 या 0256, आपको शायद याद होगा कि हम ना हेक्स नंबर्स को शो करने के लिए 0x लिख देते थे, या फिर हम 666H लिख देते थे आगे। इसी तरह से ऑक्टल नंबर्स के लिए ना हम ना शुरू में 0 डाल देते हैं खाली। तो यहाँ पे 0666 जो है ना, ये बेसिकली ऑक्टल के अंदर 666 है, ऑक्टल के अंदर 666। तो एक्चुअली ये इंटीजर में कुछ और ही नंबर बनता। तो अब ये तीनों जो डिजिट्स हैं ऑक्टल ना, वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक लेवल ऑफ परमिशन का। यूज़र की क्या परमिशंस हैं, ग्रुप की क्या परमिशंस हैं, और अदर्स की परमिशंस एक्स्ट्रा लाइक मिसलेनियस। अब इनकी डिटेल में नहीं हमें बताया गया कि क्या है, इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा, मुझे खुद भी नहीं आता। लेकिन यही है, एक समय रिकॉर्ड करो ना क्योंकि बीच में इंटरप्शंस आई थी, बार बार मुझे लाइक होता है कि फ़क मैं फिर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अब ये 0xyz आप कोई 3 डिजिट्स यहाँ पर डाल देते हो। x जो है वो यूज़र की परमिशन है, y जो है ग्रुप की है, और z अदर्स के हैं। अब हर डिजिट जो है ना वो एक लेवल ऑफ परमिशंस रिप्रेजेंट करता है। तो 1 जो है वो एग्जीक्यूट करता है, 2 जो है वो राइटिंग करता है, 4 जो है वो रीडिंग करता है, इस तरह से है। और 6 जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग बोथ करता है। अब ये कैसे चल रहा है, ये क्यों, इसका ये मतलब है। तो आप इसको इस तरह से समझो, ईच डिजिट रिप्रेजेंट सम फ्लैग्स, ठीक है, जो कि यूज़र के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम खाली x की बात करते हैं पहले, ठीक है। x के अंदर 1 या 6 या 5 का होने का क्या मतलब है? अब हर एक ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट्स के ऊपर आता है। तो अगर मैंने 6 लिखा हुआ है तो उसको हम बाइनरी में इस तरह से लिख सकते हैं 110, राइट। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली फ्लैग्स हैं, हर सिंगुलर बिट जो है यहाँ पे एक फ्लैग है। तो ये रीडिंग का है, इस तरह से इस ऑर्डर में होता है, रीडिंग, राइटिंग, एग्जीक्यूट।
अगर ये वाली बिट ऑन है तो इसका मतलब आपके पास रीडिंग एक्सेस है, अगर ये वाली बिट ऑन है इसका मतलब आपके पास राइटिंग एक्सेस है, अगर ये वाली ऑन है इसका मतलब आपके पास एग्जीक्यूटिंग एक्सेस भी है। तो ये होता है RWX, इस तरह से होता है। तो आप इस तरह से आप कुछ भी आपको समझ आ सकते हैं कि 6 हम क्यों डालते हैं। आप बेसिकली एग्जीक्यूटिंग के अलावा सारी प्रिविलेजेस दे रहे हो हर किसी को, ये 0 6 6 6 है। और जो मैक्सिमम आप हर किसी को प्रिविलेजेस देना चाहो तो आप 0 7 7 डाल दो। अच्छा जी, अब अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जैसे हमने बनाई थी, अब उसकी परमिशन हमने प्रोग्रामेटिकली चेंज करनी हो, तो एक तो है ना कि मैं अपने यहाँ पे VM में जाऊँगा, ठीक है। एक तो ये है ना कि अभी मैं उस फोल्डर में जाता हूँ जिसके अंदर था वो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सा बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि आपके पास परमिशंस, ये इसके अंदर परमिशंस के थोड़े से रोल हैं। परमिशंस राइट ओनली, क्योंकि हमने राइट ओनली में खोली थे, रीड ओनली में नहीं खोली थे। तो ये जो चीज़ है आप इसको चेंज कर सकते हो मैन्युअली यहाँ से, तो अब वो चला गया। लेकिन अगर आपने प्रोग्रामेटिकली करना हो, किसी कोड में करना हो, तो आप ये वाले फंक्शन यूज़ करते हो, चेंज मॉड, फाइल चेंज मॉड। अच्छा जी, अब ये बहुत एक्स्ट्रा बातें थी, अगर नहीं भी समझ आई इतनी तो कुछ नहीं होता, मिस कराओ। अब हम वापस थोड़ा सा इधर आ जाते हैं सिस्टम कॉल्स पे। होपफुली आपको, अगर यहाँ तक पहुँचे हो अभी तक, आपको अगर रीड राइट नहीं आता, आई एम सॉरी, बट अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला थोड़ा बहुत। लेकिन फाइल डिस्क्रिप्टर्स पहले समझ लेते हैं, आपको आते ही होंगे। रीड, आप जब भी कोई फाइल ओपन करते हो उसका फाइल डिस्क्रिप्टर खुल जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर आ रहा था वो एक फाइल डिस्क्रिप्टर इंडेक्स होता है, या खाली डिस्क्रिप्टर ही कह लो, फाइल डिस्क्रिप्टर। अब आप जब भी कोई नई फाइल खोलोगे ना, आपको हमेशा 3 मिलेगा, हमेशा आपको 3 मिलेगा। अगर आप कोई नई उसके अलावा खोलते हो तो उसको 4 मिल जाएगा, उससे अगली खोलते हो 5 मिल जाएगा। लेकिन 3 क्यों मिलता है? तो उसकी वजह यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट ना 0 1 और 2 टेकन होते हैं, और वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ले रही होती है। वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं, बस स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब मॉनिटर, और स्टैंडर्ड एरर का मतलब भी आउट, लाइक मॉनिटर ही होता है, लेकिन वो अनबफर्ड होता है, उसके अंदर बफर नहीं होता, डायरेक्टली जा रहा होता है। खैर, ये जो है stdin, stdout, stderr, अभी एरर को भूल जाओ। ये जो है ना 0 1, ये खुले फाइल्स की तरह ही हैं। मतलब इसके अंदर मज़े की चीज़ ये है कि अगर मैं रीड 0, मतलब जो फाइल डिस्क्रिप्टर इंडेक्स है, मैंने वो वेरिएबल नहीं डाला, मैंने 0 हार्ड कोड करके डाल दिया, और मैं साथ कुछ बफर लिख दिया और मैं 10 लिख दिया, तो अब ये ना स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड से कोई 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा और बफर में स्टोर कर देगा। इसी तरह राइट है, ठीक है। राइट जो है वो मतलब मैंने फाइल डिस्क्रिप्टर 1 के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है, फाइल 1 यानी stdout में हेलो लिखना है, ये 5 कैरेक्टर्स लिखना है। ये फंक्शनली इक्विवेलेंट है प्रिंट एफ हेलो के, तो ये काइंडा कूल है। तो प्रिंट एफ बस यही है, प्रिंट फॉर्मेटेड, ठीक है। तो बस उसके अंदर एक्चुअली फ़र्क यही होता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स वगैरह होता है। वैसे इसमें भी हो जाएंगे प्रोबेबली, बट आई डोंट नो। खैर, ये जो था ये हो गया फाइल डिस्क्रिप्टर। होपफुली आपको ये समझ आ गई हो कि फाइल डिस्क्रिप्टर सिर्फ और सिर्फ फाइल्स के ओपन होने के लिए नहीं चल रहे होते हैं, बल्कि ये जो सिस्टम कॉल्स है ओपन, रीड, राइट, ये वही वाली बात है, एवरीथिंग इज़ अ फाइल इफ़ यू बिलीव, ठीक है। तो ये आगे जाके पाइप्स में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन पहले हम फॉर्क्स की बात करते हैं। फॉर्क के अंदर ये है कि आपको पता ही है यार, एक क्लोन प्रोसेस बनाता है। अब रिटर्न वैल्यू की बात कर लें, कुछ लोगों को ने क्विज़ में ये थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया था। वो यही है कि आप अगर पेरेंट प्रोसेस हो ना, तो आपको मिलेगा अपने नए न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड की आईडी, और अगर आप चाइल्ड प्रोसेस आपको 0 मिलेगा। अब बार बार कुछ लोग खाली 1 डाल देते हैं। मैंने किसी के कोड में आज देखा था, वोंट नेम नेम्स बट यू नो हु यू आर, उन्होंने लिखा हुआ था इस तरह से, इफ़ PID = 1। अब इसमें मसला ये है कि PID 1 कभी भी नहीं होएगी, क्योंकि 1 आई थिंक इनट PCB के लिए होती है। तो आप इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दो, मतलब अगर ये पेरेंट है, अगर आपने ये देखना है ना पेरेंट है, तो आप इस तरह से कर लो। खैर, अच्छा, ये रिटर्न वैल्यू की बात होगी वाकई, ठीक है। अब मैं लाइक एक वीडियो पहले की रिकॉर्ड की हुई है, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी इस सवाल के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा लोग इस सवाल की बात कर रहे थे कि यार लाहौर कलंदर्स वगैरह वाला PSL करीब आ रहा है, आई नीड टू नो। ओके, सो
काफ़ी ज़्यादा लोग ये फ़ॉर्क वगैरह वाली शिट के ऊपर लगे होते हैं कि ओ यार कैसे करना है। तो मैं अपना तरीका दिखाता हूँ, मैं पर्सनली किस तरह से एंगेज करता हूँ किसी भी इस तरह के सवाल के साथ। तो आप देख सकते हो लाइन नंबर 9 में पहला फ़ॉर्क आ रहा है। तो शुरू में यहाँ पे पेरेंट था और फिर ये इस तरह से फ़ॉर्क हो गया, यहाँ पे चाइल्ड आ गया, यहाँ पे पेरेंट आ गया। ये लाइन नंबर 9 में हुआ, ठीक है। अब पेरेंट के पास चाइल्ड, लेट्स से चाइल्ड की आईडी 1 है, तो चाइल्ड की आईडी आ जाएगी पेरेंट, और चाइल्ड के पास 0 रिटर्न वैल्यू आएगी। तो पी आई डी 1 में इसके पी आई डी 1 में 0 पड़ा है और इसके पी आई डी 1 में 1 पड़ा। अब अगली लाइन जो है लाइन नंबर 10, वो इन दोनों प्रोसेस के लिए चलनी है और वो दोनों को फॉर्क कर रही है। तो यूँ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया C1, यहाँ पे आ गया पेरेंट। लेट्स से इस वाली चाइल्ड की आईडी 2 आई है, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये चाइल्ड है। लेट्स से अगले की आईडी 3 है, तो यहाँ पे C3 आ गया। ठीक है। और ये था लाइन नंबर 10 वाला फॉर्क। अब ये जो वैल्यू है ये पी आई डी 1 की है और ये पी आई डी 0 की है। तो अगर C3 की पी आई डी 1 की वैल्यू और 2 की वैल्यू देखने तो वही 0 0 है। इसी तरह से ये 0 3 है, 1 2 है, 1 0 है। तो आई गेस लेबल भी कर सकते हैं इसे पी आई डी 1। आपकी मर्ज़ी है, मैं तो नहीं करता, बट लाइक सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं ये चीज़ें कि क्या वैल्यूज़ हैं। चलो ठीक है, तो कुछ इस तरह से लिख लिया हमने। अब इफ़ नॉट पी आई डी 1, वैसे लिखा ये बात था इफ़ पी आई डी 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट लाइक लेजिट एक ही बात है। तो इफ़ नॉट पी आई डी 1, ठीक है, मतलब पी आई डी 1 इज़ नॉट इक्वल टू लाइक 1, लाइक इट्स नॉट ट्रू, इक्वल टू 0 है, सॉरी। हाँ, ट्रू नहीं है मतलब कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं है, यानी 0 है, मतलब इन दोनों प्रोसेसेस के लिए चलेगा क्योंकि इस वक्त ये 4 प्रोसेसेस हैं जो चल रही हैं। अब इन दोनों प्रोसेसेस के लिए पी आई डी 1 इक्वल 0 ट्रू है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं इनके लिए ये जो अगली वाली लाइन में है ना, लाइन 12 से 14 तक ये चीज़ चलेगी। तो सबसे पहले क्या है, 13 में फोर्क लिखा हुआ है, तो ये दोनों मज़ीद फोर्क हो जाएंगे, राइट। लेट्स से अब इसके पास आईडी 4 आई है, इसी तरह से यहाँ पे भी फोर्क कर दिया हमने। ये आ गया C3 और लेट्स से इसके पास आईडी 5 आ गई है। ये चाइल्ड है इसलिए इसके पास ये होगा और ये होगा। और ये कौन सा वाला फोर्क है, ये लाइन नंबर 13 वाला फोर्क है, ठीक है। ओके, इट्स ऑल इन व्यू, नाइस। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इन ये जो अभी ये भी प्रोसेस फोर्क हुई हैं ना, ये चारों की चारों लाहौर कलंदर प्रिंट कर रही हैं। तो ये अगर मैं कहीं टैली बना लूँ यहाँ पे कि LQ कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो ये 4 बार हो रहा है। मैं इधर अपडेट करता जाऊँगा, ठीक है। अब खैर ठीक है, प्रिंट एफ हो गया लाहौर कलंदर, इन्होंने काम कर लिया अपना। अब ये वाला भी कोड और जो पीछे वाले 2 प्रोसेसेस थे वो भी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि लाइन जो 17 है वो इन सब प्रोसेसेस के लिए चलेगी। यहाँ पे कहीं एल्स इफ नहीं लिखा हुआ कि अब वो वाला इफ़ चल गया तो ये वाला नहीं चलेगा। ये वाला इफ़ चल भी जाए लाइन 13 वाला, फिर भी इन प्रोसेस ने उधर से गुजरना ही था, तो इसलिए ये वाली भी गुजरेंगे। अब इन 6 की 6 प्रोसेस के लिए 17 से 26 वाला ब्लॉक चलने वाला है। सबसे पहली कंडीशन है इफ़ पी आई डी 1 एंड नॉट पी आई डी 0, पी आई डी 2, मतलब पी आई डी 1 जो यहाँ पे लिखी हुई है ये नॉन ज़ीरो है। मेरा हाथ बहुत शेक कर रहा है, व्हाट द फक। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, पी आई डी 1 इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब इस वाले ब्लॉक की बात हो रही है, एंड पी आई डी 2 इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस की बात हो रही है, खाली ये इसके लिए चलेगा और किसी के लिए भी नहीं चलेगा यहाँ पर। और ये है क्या, इफ़ फॉर्क एंड फोर्क, ठीक है, लाइन 18 ये कहती है। तो अच्छा, इफ़ फॉर्क एंड फोर्क, तो सबसे पहले ये वाला फोर्क हो जाएगा, यूँ हो गया कुछ। इट्स C6, ठीक है, और ये है लाइन नंबर
18 और इसके अंदर 2 फोर्क है, इसलिए मैं फोर्क नंबर भी लेबल कर दूँ, फोर्क 1 है, ठीक है। इसके पास आ जाएगी ID 6, इसके पास आ जाएगी ID 0। फ़क मेरे फ़ोन की स्टोरेज लो है, फिर से बीच में बंद होगा बट कूप। अच्छा, इसी तरह अब फोर्क एंड फोर्क लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि अगर लिखा हो A एंड B, राइट, अगर A 0 हो गया है तो B नहीं चलता, B हम एक्सप्रेस करेंगे नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेशन में पता ही पहले ही 0 आ जाएगा, इसीलिए अगला वाला फोर्क इसके लिए नहीं चलेगा, खाली इसके लिए चलेगा, ठीक है। तो इफ़ फोर्क एंड फोर्क, तो ये यहाँ पे आ जाता यूँ कुछ C2 एंड लेट्स से C7, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे लेट्स से 7 आ गया, और ये है लाइन 18 फोर्क 2, सही है। अब इतना हो गया। अब ये जो है ना, ये वाला कंडीशन पूरी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर फोर्क 1 का भी आंसर नॉन ज़ीरो था, फोर्क 2 का भी आंसर नॉन ज़ीरो था, 6 और 7, तो ये वाले के लिए सिर्फ ये चलेगा। तो ये जो पेशावर ज़ल्मी है ये वाला प्रिंट कर देता, मैंने यहाँ पे टैली बनाया हुआ था, PZ, इसने एक बार प्रिंट कर दिया, ठीक है, इसने ये प्रिंट कर दिया। और अब अगर आप गौर करो ना, आगे है एल्स है, एल्स है, स्लीप 2 है और फिर रिटर्न है, मतलब इस प्रोसेस ने और अब कुछ भी नहीं करना, ये ख़त्म हो गया। इसी तरह ये 0 वाले के अंदर भी है, चाहे ये अंदर वाला इसके अंदर ना चला हो, फोर्क एंड फोर्क ना चला हो, लेकिन इसने लाइक ये था ना कि पहले फोर्क का आंसर 1 आया था, फिर बाद में 0 आ गया था, तो ये फिर भी बाहर वाले इफ़ में तो था ना, लाइन 17 वाले इफ़ में, तो इसीलिए ये वाला भी टर्मिनेट हो जाएगा, इसने भी अब ऐसे ही मर जाना। और ये लाइन, ये जो C6 है, ये लाइन 18 का फोर्क 1 से पैदा हुआ था, लाइन 18 का फोर्क 1 जो है वो लाइन 17 के इफ़ के अंदर है, तो ये वाला भी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा इधर ही। अब ये प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए, अब हमारे पास ये प्रोसेसेस बचे हैं, P, C1, C4, C3, C5। अब इन सब के लिए भी हमने इफ़ एल्स इफ वाला काम सिमुलेट करना है, और इनमें से किसी के ऊपर भी वो पहला वाला इफ़ नहीं चला तो अब एल्स इफ में आ जाते हैं। नॉट PID 1 और नॉट PID 2, मतलब या तो PID 1 0 थी यहाँ पे, या PID 2 0 थी। अब PID 2 0 वाले तो जो थे वो ये हैं, यहाँ से तो सारा ख़त्म हो गया हुआ है, तो अभी हमने खाली इधर ही देखना है। और PID 1 0 इन दोनों की थी, तो इन सब के ऊपर ही करना है। तो ये चार जो है ना, इन चारों के ऊपर ये अप्लाई होने वाला काम जो है। और ये क्या है, इफ़ फोर्क और फोर्क, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, मैं बेसिकली कोशिश करता हूँ कि ना लाइक लाइन नंबर वाइज आ जाए ताकि देखने में आसानी हो। ये शायद मेरा बस ऑटिज़म है, शायद फ़ायदा ना हो तो, बट लाइक मैं ऐसे ही करता हूँ। C1, लेट्स से C8 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, और ये प्रोड्यूस हुआ है लाइन नंबर 22 वाले फोर्क 1 की वजह से, ठीक है। इसी तरह ये वाले भी हैं, ये भी इसी तरह से हुए हैं, राइट। ये मैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, समझ आ जाएगी सबको कि कहाँ से आया। कुछ यूँ हो जाएगा, ये चारों के चारों फोर्क होके ये दो दो पेयर्स बना दिए, इनको भी लेबल कर लेते हैं। C4 हो गया, ये C5 हो गया, नहीं C3 है यहाँ पे, अच्छा C5 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से C9, ये हो गया C10, ये हो गया C11। चिल्ड्रन को सारों को 0 मिल गया, और ये चार नहीं था, इसको इसका एड्रेस मिल जाएगा 9 है ना ये, ठीक है। इस वाले को 10 मिल जाएगा, इस वाले को 11 मिल जाएगा, जो भी है। ये है पहला वाला फोर्क चलने के बाद। अब लिखा हुआ है इफ़ फोर्क और फोर्क, तो अब ये वाले जो हैं ये तो बस इफ़ के अंदर आ गए हैं, क्योंकि इन सब के लिए पहले वाले फोर्क की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई है, तो ये मज़ीद फोर्क नहीं होंगे। ये क्या करेंगे, ये चारों जो है ना, ये वाले, आई गेस मैं डिफरेंट पेन से दिखाता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो सारे हैं ये सारे मुल्तान सुल्तान प्रिंट करेंगे, क्योंकि ये इफ़ इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो MS के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, क्योंकि 4 प्रोसेस के लिए हो रहा, ठीक है। एक सेकंड में सारी शिट गिरा दी, फक, अच्छा फक, एक सेकंड, दिस इज़ वेरी फकिंग हार्ड टू रिकॉर्ड। अच्छा, और प्रिंट करने के बाद ना ये सारे मर भी जाएंगे,
ठीक है, ये मर गया। अब ये हो गई बात। अच्छा जी, क्योंकि देखो ना, अब वो एल सिर्फ चल गया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इनके लिए ना आगे और फोर्क भी है, वो जो दूसरा फोर्क था, अब इनके लिए वो दूसरा फोर्क भी चलेगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है। राइट, अच्छा, इस तरह से हो गया। लेट्स से C8 यहाँ पे आ गया, C9 यहाँ पे आ गया। अब मैं सारे लेबल नहीं कर रहा, करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम एंड के करीब आ गए, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये कौन सा वाला फ़ॉर्क है? ये लाइन 22 फ़ॉर्क 2 है, ठीक है। और यहाँ पे होएगी ट्रू वैल्यू, यहाँ पे फॉल्स होएगी, यहाँ पे ट्रू होगी, यहाँ पे फॉल्स होएगी, यहाँ पे ट्रू होगी, यहाँ पे फॉल्स होगी, यहाँ पे ट्रू होगी, यहाँ पे फॉल्स होगी, क्योंकि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। अच्छा, अब इन सब के लिए तो और की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ये जो सारे ट्रू वाले हैं। तो ये वाले भी जो है ना, ये चार, ये भी प्रिंट करके मर जाएंगे। तो यहाँ पे हम चार और डाल देते हैं टैली के अंदर, ठीक है। तो मुल्तान सुल्तान 7 बार प्रिंट हो चुका है, 8 बार, सॉरी, रिटार्डेड हूँ। उसके बाद ये वाले भी बस ऐसे ही टर्मिनेट हो जाएंगे, कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, जो चाइल्ड प्रोसेसेस थे जिनके लिए सेटिस्फाई नहीं हुए। लेकिन अभी भी एक प्रोसेस जिंदा है, पेरेंट, ठीक है, वो एल्स देखेगी। अब सारी कंडीशंस चल गई हैं, लाइन अब 25th लाइन पे आके उसके पास और कोई चारा नहीं बचा, सिर्फ कराची किंग्स प्रिंट करता है और भाई ये भी मर जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंड रिज़ल्ट। तो एल क्यू कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। पेशावर ज़ल्मी 1 बार आ रहा है, कराची किंग्स 1 बार आ रहा है, मुल्तान सुल्तान 8 बार आ रहा है। अच्छा जी, अब उसके बाद है हमारा क्विज़। मैं ये वाला स्पीड रन करूँगा, पहले मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया, इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल बस यही है, यहाँ पे ट्विस्ट के यहाँ पे लूप है। ये आप देख सकते हो, बहुत छोटा सा कोड है। फॉर एट आई इक्वल 0, आई लेस दैन 2 प्लस प्लस आई। सबसे पहले आई इक्वल 0 प्रिंट कर रहा है, जो आपकी पेरेंट प्रोसेस है, शुरू में पेरेंट प्रोसेस ही है ना, वो बस प्रिंट कर रही है। उसके बाद इसके लिए चलेगा इफ़ फॉर्क फॉर्क, तो पहले लाइन 10 वाला फॉर्क चल गया, ठीक है। उसके बाद जो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऑब्वियसली जिस थ्रेड के अंदर ये C1 वाली प्रोसेस में फोर्क की रिटर्निंग वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे जब ये फोर्क की फंक्शन कॉल रिजॉल्व होती है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इफ़ 0, ये तो नहीं चलेगा ना, तो इसीलिए ये इस वाली प्रोसेस के लिए नहीं चलेगा। पेरेंट के लिए चल जाएगा, कि उसके लिए यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस की आईडी आई है जो कि नॉन ज़ीरो होती है, और इसीलिए फिर यह लाइन 11 वाला फोर्क सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पेरेंट वाली के लिए चलेगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे अब यहाँ पे लूप वाली बात। अब इस पॉइंट पे तीनों प्रोसेसेस जिंदा हैं, P भी जिंदा है, C2 भी जिंदा है और C1 भी जिंदा है, इनमें से कोई भी टर्मिनेट नहीं हुई। अब तीनों के लिए ये लूप फिर से चलेगा। अब बस फ़र्क ये है कि आई की वैल्यू 1 हो गई है। अब आप गौर करो, यहाँ पे कहीं भी आई यूज़ नहीं हो रहा, तो बेसिकली यही जो स्ट्रक्चर है ना ट्री का, ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा हर जगह। तो ये आई इक्वल 0 तक था, अभी तक हमने यहाँ पे आई इक्वल 0 प्रिंट की है। अब इन तीनों प्रोसेसेस ने जो जिंदा हैं, उन तीनों ने I:1 प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे कोड में ये लिखा हुआ है ना, प्रिंट एफ आई की करंट वैल्यू। और आगे नीचे ना अब तीनों के लिए वही चीज़ चलेगी जो पहले चली थी। तो यही वही ट्री का स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट हो गया बेसिकली। आप इसको एक्चुअल लंबे तरीके से, जैसे मैंने पहले किया था, वैसे भी करके देख सकते हो, ये वो चीज़ है। तो लूप्स भी इतने मुश्किल नहीं है, एफ भी मैंने बता दिया वेब वीडियो के अंदर, तो चिल सीन, मज़े करो। अच्छा, वेट सिस्टम कॉल। वेट जो है, वेट करता है, कैसी बात है। अगर आप पेरेंट हो और आप अपने चाइल्ड का इंतज़ार करना चाहते हो, तो आप वेट लगा देते हो, ताकि वो एसिंक्रोनस बिहेवियर की जगह सिंक्रोनस हो जाए। क्योंकि आप, वरना आपको पता ही है कि ऑर्डर होता है अनप्रेडिक्टेबल, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। शायद पेरेंट पहले चल जाए, शायद चाइल्ड की पहले ये वाली लाइन चल जाए। तो उससे बचने के लिए है कि आप ना इंतज़ार कर लो कि चाइल्ड ख़त्म ही हो जाए। तो ये वेट जो है ना ब्लॉक कर देता है पेरेंट को, जब तक उसका चाइल्ड मर नहीं जाता। सैड यार। अब हम अभी तक जितने भी डालते हैं वो वेट नल डालते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली जो पैरामीटर होता है ना, वो एक इंटीजर पॉइंटर होता है, और वो स्टोर करता है आपकी चाइल्ड की रिटर्न वैल्यू। मतलब हो सकता है आप सक्सेस या फेलियर रिटर्न करना हो, तो आप वो इस तरह से कर सकते हो। तो आपको इस तरह के छोटे छोटे काम के लिए भी पाइप सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिटरली ये भी कर सकते हो। मैं इस बात का ये मकसद था। आप बस एक इंटीजर बनाओ x, और एम्परसेंड x यहाँ पे डाल दिया, आपके पास आ गया। अब आपके पास रिटर्न वैल्यू पड़ी हुई है,
जो भी आई है आपके चाइल्ड की, मतलब हो सकता है आपका कुछ इस तरह से प्रोग्राम था, आपका चाइल्ड पहले मर जाता है और वो सक्सेस आपको भेजना चाहता, तो वो रिटर्न ज़ीरो लिख देता या एग्जिट ज़ीरो लिख देता, एक ही बात होती है। तो इस तक पहुंचाने के लिए अब आपने क्या करना है, तो वो ये है। अच्छा जी, इन केस ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन, मैं ये सोच रहा था ये स्लाइड बनाते हुए कि यार अगर इस तरह से स्ट्रक्चर हो तो क्या होगा। लाइक अगर पेरेंट पहले एक चाइल्ड बनाता है, उसके बाद एक और चाइल्ड बनाता है, और बाद में जाके वेट नल लगाता है, तो पहले ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो क्या होगा। तो वो डिपेंड करता है कि पहले कौन सा छोटा है, ठीक है। मतलब अगर C1 छोटा है, C1 पहले टर्मिनेट हो जाता है ना, तो फिर पेरेंट उसको कैच कर लेगा। अगर C2 पहले टर्मिनेट हो जाता है तो उसको कैच कर देगा। और यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हर चाइल्ड के लिए आपको अलहदा वेट नल लगाना पड़ेगा। दो चिल्ड्रन बनाए हैं तो दो वेट लगाओ, वरना कोई एक जॉम्बी बन जाएगा। अब वो जॉम्बी की बात होगी, कैसी बात है। अच्छा, इनसेन सेगवे वैसे। अच्छा ऑर्फन्स एंड ज़ॉम्बीज़। ज़ॉम्बीज़ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो टर्मिनेट तो हो गई नहीं है, लेकिन प्रोसेस टेबल के अंदर उनकी अभी भी एक एंट्री पड़ी हुई है। उनकी अभी तक PID एक लाइक एक कॉर्प्स को पॉइंट कर रही है, ये है। जबकि ऑर्फन्स ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके टर्मिनेशन से पहले पहले ही उनके पेरेंट मर गए हों। कैसी बात है यार, सैड सैड गोरी। अच्छा वो तो पढ़ता भी नहीं है ये कोर्स। अच्छा बिकम, अच्छा हाँ, ऑर्फन्स जो हैं, देखो ज़ॉम्बी क्यों बनते हैं, अभी उसके ऊपर हम आएंगे। खैर अच्छा, फ़िलहाल इसको मैं ना आगे ले जाता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना, क्योंकि ये बाद में बात करनी है मेरा। वाह इनसेन वैसे। हाउ डज अ चाइल्ड बिकम अ ज़ॉम्बी। अच्छा, अब आपके पास एक प्रोसेस है, आपने एक फोर्क किया था, एक आपके पास चाइल्ड आया, एक पेरेंट आया। अब आपका ये बच्चा ज़ॉम्बी कैसे बन सकता। इसके दो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अपने प्रोग्राम में उसके लिए वेट लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले आप कुछ बहुत ही ज़्यादा लंबा काम कर रहे हो, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन के लिए ना, जब तक ज़ॉम्बी टर्मिनेट हो चुका है लेकिन पेरेंट अभी भी चल रहा है, उस ड्यूरेशन के लिए चाइल्ड टेम्परेरीली ज़ॉम्बी बन गया। मतलब टर्मिनेट तो हो गया लेकिन अभी भी उसकी प्रोसेस ID पड़ी हुई है, अभी भी उसका कोई है कुछ कि वो कुछ था, ठीक है। डैम यार, डीप हो गया अच्छा तो इस केस के अंदर ना, जब भी वेट आता है ना, वो खुद ही रीप हो जाता, ठीक है। मतलब क्लियर हो जाता। तो ये वाला केस कोई इतना बुरा नहीं है, कुछ नहीं होता, होता रहता है। टेम्परेरीली थोड़ी देर पड़ा रह गया है, उसको पेरेंट ने दफनाया नहीं है तो इट डजेंट मैटर। लेकिन एक बुरा केस भी है, हो सकता है कि आपने वेट कम लगाया हो, जैसे ये वाली पिछली वाली एग्जांपल थी यहाँ पे। हो सकता है मैंने यहाँ पे खाली एक वेट लगाया हुआ है, अब दूसरा वाला जो भी था ना, वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब ज़ॉम्बी तो बन गया हुआ है, अब ज़ॉम्बी बनने के बाद वो ऑर्फन भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात कि कहाँ गया, ये रहा, बिकम्स अ ज़ॉम्बी वंस टर्मिनेटेड, ठीक है। ओ भाई, मैंने क्या फकअप कर दिया, सारा कुछ छोड़ दे। अच्छा हाँ, तो ऑर्फन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस था जिसका अब्बू मर गया हुआ है। ऑब्वियसली अगर अब्बू मर गया हुआ है, उसके अंदर कोई वेट था ही नहीं, अगर होता तो फिर वो इंतज़ार कर रहा होता ना, तो ये कभी भी अपने पेरेंट के पास नहीं जा पाएगा, उसका पेरेंट इसको कभी भी दफन नहीं करेगा, वो खुद ही पहले मर गया हुआ है। तो ये बैड केस है। अब इस बैड केस में क्या होता है, इस बैड केस में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं रीपेरेंटिंग। रीपेरेंटिंग ये है कि जब पेरेंट टर्मिनेट हो जाता है ना, तो आपका ज़ॉम्बी जो है ना अडॉप्ट हो जाता है OS से, और OS फिर उसको फ्री करता है। जबकि रीपिंग वो ओके वाले केस के लिए था कि अच्छा थोड़ी देर बना रहा है ज़ॉम्बी, कुछ नहीं होता, लेकिन वेट आया है उसके बाद रिमूव हो गया। तो ये रीपिंग और रीपेरेंटिंग है। नोट यहाँ पे करने वाली बात है कि एक ज़ॉम्बी को नॉर्मल तरीके से नहीं किल किया जा सकता, क्योंकि उसकी मेमोरी पहले की फ्री हो गई होती है, वो पहले का टर्मिनेटेड हो गया होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोसेस ID वगैरह PID टेबल में पड़ी होती है। अच्छा जी, ये हो गए ज़ॉम्बीज़। अब आ गए पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रोग्राम्स। हाँ, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको एग्जीक्यूट वाली सिस्टम कॉल समझने के लिए पहले समझनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी आपको इरेलीवेंट लगेगी, लेकिन आप प्लीज़ लाइक थोड़ा सा समझ लो, बहुत ईजी है। आप जब भी कोई प्रोग्राम, लाइक मैंने पहले कैट की बात की थी, मुझे बिल्लियाँ बहुत अच्छी लगती हैं इसलिए, हाँ नहीं, कैट स्पेस फाइल नेम .c। अब मैंने एक प्रोग्राम का नाम लिखा है और स्पेस डाल के एक पैरामीटर भेजा है,
मैंने टर्मिनल में यही किया था ना। इसी तरह आपने अगर डेटाबेस के प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम करना शुरू किया तो आप शायद एन यूज़ कर रहे होगे। एन एक पैकेट मैनेजर है, वो एक प्रोग्राम है। उसके आगे आप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेट का नाम, ये जो है ये पैरामीटर्स भेज रहे हो ना, तो ये किस तरह से जाते हैं उनके पास, ये क्या है? ये तो नहीं है ना कि आप बस स्टैंडर्ड इनपुट में डाल रहे हो, ये किस तरह से जा रहे होंगे? तो ये होते हैं इस तरह से। आपके असल में मेन का स्ट्रक्चर ये होता है, इंट मेन खाली ब्रैकेट्स नहीं पड़ी होती हैं, ये होता है आर्ग सी। यार क्या है, इंटरप्शन पे इंटरप्शन, व्हाट द फक इज दिस रिकॉर्डिंग यार। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है ना आपके मेन का, वो होता है आर्ग सी, मतलब अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो इस वाले के अंदर यहाँ पे अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप शायद को 2 है, लेकिन एक्चुअली वो एनपीएम को भी गिनता है, तो 3 है, ठीक है। वो इस तरह से लेआउट होगा, अभी मैं बाद में डिटेल में दिखा दूँगा। तो आर्ग काउंट कितनी है, और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये आर्ग वेक्टर है, आर्ग्यूमेंट्स वेक्टर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम खुद लिखा हुआ है। अच्छा ये मैंने उसको ./merge sort, ये प्रोग्राम है, आगे स्पेस, और मैंने उसको कुछ नंबर्स इनपुट किए हैं, ठीक है। अब मेरा प्रोग्राम कर ये रहा है कि उन नंबर्स को रीड कर रहा है और फिर सॉर्ट करके प्रिंट कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, तो उसके अंदर ना, इस एग्जांपल के अंदर 7 आर्ग्यूमेंट्स दी गई हैं। एक है ./merge sort, जो कि प्रोग्राम का नाम बताता है हमें, और उसके अलावा ये जो आगे हैं ना, वो सारे नंबर्स, वो आगे 6 पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको एक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मिल गया, और आपको पता चल गया है कि वो कौन सी स्ट्रिंग्स हैं। तो आप इस स्ट्रिंग से सारे रीड करके कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आर्ग सी आर्ग वी वाली बात है। अब ये आपको समझ आ गया ना, तो आप एग्जीक्यूट समझ सकोगे। ये मैंने बस उसके अंदर दिखाया मैंने किस तरह से किया, बट डजेंट रियली मैटर। अब एग्जीक्यूट पे आ जाता। अच्छा, अब एग्जीक्यूट जो है ना, उसके अंदर को बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल कुछ 6-7 फंक्शन है, लेकिन वो सारे करते एक ही चीज़ है। अब उनके अंदर बहुत छोटा छोटा सा रेफरेंस है, वो है कि क्या आर्ग्यूमेंट्स आप इसको दे रहे हो इस फंक्शन को। अब अगर आप इसको इस तरह से, जिस तरह से मैं यहाँ पे एक आर्ग वी वेक्टर बनाया हुआ है ना, यहाँ पे आप इस तरह का कुछ दे रहे हो, तो फिर आप वी वाली ऑप्शन यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप एक लिस्ट पास कर रहे हो, तो आप ये वाली करोगे। ये एक एग्जांपल के साथ करता हूँ, पीछे अभी वापस चले जाएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, ये आपके पास एक है exec vp, अभी पी को भूल जाओ, अभी हम नहीं बात करता। ये exec v के साथ भी हो जाएगा। अच्छा खैर, कैरेक्टर पॉइंटर आर्ग्स, ठीक है। मैंने एक फ़र्ज़ करो मेरे पास इस तरह से एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है, जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है। फ़र्ज़ करो, वैसे इस करेक्ट सिंटैक्स नहीं है, बट फ़र्ज़ करो कैसे है ये चल रहा है, ठीक है। ये आपके पास पड़ा हुआ है, तो ./merge sort प्रोग्राम का नाम, 5 3 5, और आगे एंड पे टर्मिनेट करने के लिए नल। तो ये वही वाली लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है जो यहाँ पे थे, ठीक है। ये वाली लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, मैंने उसी को किया, बस एंड पे ना नल टर्मिनेट कर दिया, एक नल पॉइंटर एंड पे डाल दिया मैं। तो ये जो है, मैं अगर इस तरह से डाल दूँ ना, ./merge sort args, तो ये चल जाएगा। अब आप शायद सोचो कि यार ये ./merge sort मुझे फिर से क्यों लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी तो लिखा ही हुआ है ना, तो मैं सीधा ये क्यों नहीं पास कर सकता। तो ये जो है ना, एक्चुअली ये तो डिफरेंट भी हो सकता है। ये बेसिकली कन्वेंशन ही है कि आप यहाँ पे ये डालो, क्योंकि आम तौर पे आप जब भी कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो तो वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगर आपने टर्मिनल में चलाया तो इस तरह से चल रहा होगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा है, ये ढूंढता है कहाँ पे है। तो डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी /merge sort, करंट डायरेक्टरी के अंदर merge sort पड़ा हुआ है, उसको रन करता है, और आगे उसको आर्ग्यूमेंट्स जो पास करनी होती हैं, जो यहाँ पे भरनी होती है ना, उसके लिए यही वाली अरे कॉपी पेस्ट हो जाती है। ये यहाँ पे हो रहा है। अब exec l के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन है कि यहाँ पे इस तरह से अरे में पड़े होने की जगह ना, वो इस तरह से आप डायरेक्टली पास कर देते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा exec lp ./merge sort आर्ग्यूमेंट 0, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, आर्ग्यूमेंट 4 अप टिल आर्ग्यूमेंट 7, और आगे जाके नल, ठीक है। तो ये exec l और exec v के बीच में डिफरेंस है। अब ये p और e के हैं। e भूल जाओ, e कम्प्लीटली यूजलेस, हमें नहीं पढ़ाया गया, नर्ड शिट है, भूल जाओ। p जो है वो पाथ है। अच्छा, आप अगर लाइक इसके ऊपर लिखने की कोशिश कर रहे हो ना, गेडिट वगैरह, जी एडिट जो हम यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एडिटर, वो नहीं चलेगा। आप अगर लिखते हो यहाँ पे खाली कोटेशंस गेडिट या कोटेशंस ls, आई डोंट थिंक चलेगा, क्योंकि वो करंट डायरेक्टरी देखेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा।
तो इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप पाथ ये पी इनेबल कर दो। तो जो आपका कंप्यूटर के इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स होते हैं ना, शायद जिन लोगों ने सेमेस्टर 1 में जीसीसी के साथ चलाया था उनको याद हो कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे कहीं करके होता है, कुछ होता है यहाँ पे, ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, ये जो है पाथ, इसके अंदर ज़्यादा सी चीज़ें पड़ी होती हैं। इस पाथ के अंदर ये मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, एनपीएम रखा हुआ है, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। अब मुझे इनके लिए ना पाथ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, एनपीएम के लिए मुझे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, मैं बस अपने टर्मिनल में एनपीएम लिखता हूँ और वो आ जाता है। तो इसी तरह से ना यहाँ पे है ये पी, कि अब ये पी, अच्छा सॉरी, एल एस के लिए मुझे एल एस का पाथ नहीं देना पड़ेगा उस प्रोसेस का, मैं खाली एल एस लिख सकता हूँ। तो पी का ये फ़ायदा। और आगे ई भूल जाओ, ई बस है कि कस्टम इन्वायरमेंटल वेरिएबल आप पास करना चाह रहे हो, वो मुझे नहीं आता, मैंने नहीं देखा, फक इट। अच्छा ठीक है, ये हो गया एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट सिर्फ ये नहीं है। आप सोच रहे हो यार ये क्या नर्ड शिट है, इससे अच्छा मैं सीधा सीधा ये लिख दूँ। अगर आपने लाइक पहले पढ़ा हो, आप सोच रहे हो यार इस रिटार्डेड तरीके से काम करने की जगह मैं खाली ये लिख दूँ, सिस्टम डॉट स्लैश, एक से मैं जूम कर दूँ, पढ़ा ही नहीं जा रहा होगा, हाँ, मर्ज सॉर्ट, और मैं यहाँ पे 5 3 5 13 जो मर्जी देना मैं यहाँ पे दे दूँ, ये चल जाएगा। ये एग्जैक्टली वही चीज़ रन करेगा जो वो कर रहा है। लेकिन ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट नहीं है। एग्जीक्यूट इससे डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है? सिस्टम जो है ना, ये रन करेगा और बाद में जाके नीचे वापस ये वाली लाइन चलाएगा, अगर यहाँ मैंने कोई प्रिंटफ वगैरह लगाया हुआ है। लेकिन अगर एग्जीक्यूट की बात कीजिए ना, वो ऐसा फंक्शन है वो जो कभी भी रिटर्न नहीं होता। अब इसकी क्या वजह है? एग्जीक्यूट का काम करने का तरीका ना सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये नहीं कर रहा कि सिस्टम को कहता है कि ये प्रोसेस चला दो, वो ये कहता है मुझे ये प्रोसेस बना दो। एक प्रोसेस कहते हैं कि मेरे सारे कंटेंट्स ओवरराइड करके इस वाले प्रोसेस वाले बना दो। तो ये एग्जीक्यूटर उसमें फ़र्क है, सिवाय कुछ चीज़ों के। एग्जीक्यूट के अंदर आई थिंक एक आध चीज़ है जो वैसे ही रहती है, मेरा ख्याल है फाइल डिस्क्रिप्टर्स वगैरह वैसे ही रहता है शायद, मुझे कंफर्म नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल है आप पाइप्स वगैरह भी इस तरह से कर सकते हो। बट ये एग्जीक्यूट का मेजर डिफरेंस है सिस्टम से। तो एग्जीक्यूट का फ़ायदा क्या है? आप एक चाइल्ड प्रोसेस बनाते हो, आप चाहते हो वो प्रोसेस ही कम्प्लीटली बदल जाए, लेकिन आपका चाइल्ड भी रहे, आप उसके ऊपर वेट नल भी लगा सकते हो। ये इस तरह की सिचुएशन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे असाइनमेंट का एक सवाल है मेरी, राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग लिनक्स सिस्टम कॉल्स टू क्रिएट 2 चाइल्ड प्रोसेसेस यूजिंग द फोर्क सिस्टम कॉल। 2 चाइल्ड बनाने हैं, ठीक है? तो वो जो पहले स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था इस तरह का बनाना है, ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। 2 चाइल्ड चाहिए मेरे चिल्ड्रन। The first child process should use execlp and execute the cat command to display the contents of a file. ठीक है, कोई भी फाइल हो सकती है। जबकि after the first child process completes, the parent process should create a second child process which should again call execlp to execute the wc command. Word count है, ठीक है, shut up. To count the number of lines, words and characters in the same file. अब ये क्या है? काफ़ी सिंपल है। आप ये इसका कोड है, लिटरली इसका कोड है। लिस्ट में कहा हुआ है तो आप इस तरह से करोगे। तो पी आपको अलाउड है, इसलिए आपको उसकी पूरी कैट का पूरा पाथ नहीं लिखना पड़ रहा, और ये आगे आप आर्ग्स भेज रहे हो इसको, ये है बस, ठीक है? तो ये नॉट फॉर्क इसलिए क्योंकि अगर चाइल्ड है तो बॉडी में जाना है, अगर चाइल्ड है तो बॉडी में जाएगा, एग्जैक्ट लग जाएगा, इसीलिए अब ये नीचे कभी आएगा ही नहीं, ये वाला कोड कभी भी रन नहीं करेगा चाइल्ड के लिए, ये बस अब कैट बन गया वो वाली प्रोसेस। और अब आप वेट नल फिर भी लगा सकते हो क्योंकि उसके पास वो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप अभी भी मेंटेन रखता है, क्योंकि पीआईडी उसकी चेंज नहीं होती, तो आप अभी भी उसका वेट कर सकते हो अपने बच्चे का। वो एग्जीक्यूट होता है, पूरी कैट की कमांड चल गई तो आप वेट लगा लो। तो एग्जैक्ट इस तरह से काम करता है। उसके लाइक एग्जैक्ट के अंदर यही है कि आप बेसिकली एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कंट्रोल कर सकते हो, जो कि सिस्टम हमेशा सिंक्रोनसली काम करता है, और उसके अंदर वो रिटर्न वाली चीज़ भी है। अच्छा, उसके अलावा आगे मैंने न्यू लाइन डाल के कैट की कमांड चलाई, वेट किया ख़त्म होने का, उसके बाद एक नया चाइल्ड बनाया, उसकी भी चाइल्ड प्रोसेस को मैंने एक अगले काम पे लगा दिया कि वर्ड काउंट रन करो, उसका वेट किया, और इस तरह से मैं निकल गया, और मेरा कोई ज़ॉम्बी नहीं बचा कि मैंने दोनों के लिए वेट नल लगा दिया था। तो ये बहुत सिंपल है एग्जीक्यूट, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। बस ये हमें पढ़ाया नहीं गया था कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था। अच्छा, आईपीसी। अब आईपीसी के 2 तरीके हैं मेजर, मैसेज पासिंग है और शेयर्ड मेमोरी है।
मैसेज पासिंग के अंदर हमने पाइप्स ही ज़्यादा फोकस करना है, वही हमें पढ़ाया गया है कोर्स के अंदर। हमारी लैब बहुत रिटार्डेड थी क्योंकि हमने खाली पाइप्स पढ़े हुए थे, हमें मैसेज की का भी काम दे दिया था, हमें शेयर्ड मेमोरी का भी काम दे दिया था। इसीलिए मैं हल्का पुल्का उनको भी टच कर दूंगा क्योंकि आई डोंट नो वो पढ़ाए लाइक लैब में शायद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पढ़ाए होने चाहिए होंगे, मुझे नहीं पता। बट फ़िलहाल पहले पाइप्स के ऊपर ही फोकस करता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन, राइट? लाइक अब वो चाइल्ड वाले भी हो सकते हैं, अब वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड भी हो सकते हैं। खैर, पाइप सिस्टम कॉल, पाइप सिस्टम कॉल एक इंटीजर अरे एक्सेप्ट करती है जिसके अंदर वो एक्सपेक्ट करती है कम से कम 2 स्लॉट्स खुले होंगे, ठीक है? और उसको पॉपुलेट कर देता है विद फाइल डिस्क्रिप्टर्स। अब एक पाइप होता क्या है एक्चुअली? पाइप जो है ना वो एक टेम्परेरी फाइल है, समझ लो। तो ये जो है ना उस टेम्परेरी फाइल को ओपन करके ना उसका रीडिंग मोड और राइटिंग मोड आपको बस उसके फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करके दे देता। पाइप सिर्फ यही करता है। पाइप की जो सिस्टम कॉल है वो सिर्फ और सिर्फ यही करती है कि आपको उसका एक रीडिंग एंड दे देती है, एक राइटिंग एंड दे देती है। एक नई टेम्परेरी फाइल बनाती है जिसके अंदर एक आपके पास पॉइंट है रीडिंग के लिए, एक पॉइंट है राइटिंग के लिए। पाइप सिस्टम कॉल और कुछ भी नहीं करते। अब चाइल्ड प्रोसेस वगैरह के साथ जो भी बात करानी है वो आपने करानी है, कि ये वाला हिस्सा चाइल्ड करेगा, ये वाला हिस्सा पेरेंट करेगा। अब अगर आपका कोई बच्चा हुआ है, मुबारक हो आपको, अगर आप इफ़ यू फॉर्क्ड सक्सेसफुली, राइट, तो आपका जो फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल है ना वो भी कॉपी हो जाता। तो इसीलिए आप दोनों ने ना, आपके पेरेंट ने और आपके चाइल्ड ने, दोनों ने एक साथ वही फाइलें खोली होंगी, वही टेम्परेरी फाइल जो पाइप ने बनाई है। अब आप एक की रीडिंग एंड से एक चीज़ देख रहे हो, एक की राइटिंग एंड से देख रहे हो। मतलब मैं पेरेंट में राइटिंग करता हूँ, चाइल्ड से रीडिंग करवा लेता हूँ, तो वो इसीलिए चल जाएगा। लेकिन अगर आप पाइप फॉर्क के बाद करो ना, उनके लिए 2 अलग-अलग टेम्परेरी फाइल्स बन जाएंगी। तो आपने हमेशा पाइप को फॉर्क से पहले डालना है, ठीक है? मैं अनआयरॉनिकली अपनी असाइनमेंट में दो बार ही किया और मैं किया ओ व्हाट द फक एम आई डूइंग, ठीक है? तो कोड लिखते हुए कभी कभी इस तरह की गलती हो जाती है। सिंस हाँ ठीक है, ये बातें हो गई हैं। 0 वाला होता है रीडिंग के लिए, 1 वाला राइटिंग के लिए होता है। मतलब अगर आपने एक ARR पास की है, या फिर मैं लाइक हाँ चलो ARR मैंने नाम रख दिया अपनी इंटीजर अरे का, तो ARR 0 के ऊपर रीडिंग वाला फाइल डिस्क्रिप्टर का इंडेक्स पड़ा हुआ है, और 1 के ऊपर उस वाले का पड़ा हुआ है। तो आपने अगर राइटिंग करनी है तो आप लिखोगे राइट ब्रैकेट्स ARR वो स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 एंड सो ऑन, तो उससे आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर भी मैं असाइनमेंट के एक सवाल के साथ मैप करके दिखा दूँ। यहाँ पे है कि फाइंडिंग प्राइम नंबर्स इन अ रेंज यूजिंग चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग पाइप्स। अच्छा, बेसिकली आपके पास ना मैं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने किया हुआ, मुझे पता है, मैं आम अल्फाज में समझा देता हूँ। आपको एक रेंज दी जाएगी नंबर्स की, लोअर रेंज, अपर रेंज। आपने इस पूरी रेंज के अंदर देखने के प्राइम नंबर्स कहाँ पे हैं और वो बस प्रिंट कर देना है। इसके लिए ना आपने ना इसको 2 में डिवाइड कर देना है। अगर आपको 1 से 100 दिया था तो आपने 1 से 50 या 0 से 50 वगैरह जो भी है, आप 0 से 50 और 51 से 100 तक कर लिया, या इस तरह से कर लिया। तो ये जो है आपने स्प्लिट कर दिया। अब आपका एक चाइल्ड वो वाला काम करेगा, दूसरा चाइल्ड वो वाला काम करेगा, और आपने एंड पे नहीं, मेरे ख्याल में 2 चाइल्ड भी नहीं बनाना थे, बस एक ही था। हाँ 2 चाइल्ड ही बनाना था। 2 चाइल्ड बनाने हैं, उनसे बस प्रिंट कराना और पेरेंट ने बस इंतज़ार करना है और क्लीन अप करना। ये कोड है। तो इसके लिए मैंने ये लूप लिखा था कि 2 बार चले ये वाला कोड सारा। पाइप बनाए, ठीक है, और मैंने असल में पाइप्स की अरे बनाई हुई है। मेरी अरे ऑफ इंटीजर अरेज बनाई हुई है पाइप्स। उसके अंदर 2 इंटीजर अरेज हैं ऑफ साइज 2 पाइप्स के अंदर। तो पहले वाले पाइप के लिए मैंने पाइप्स आई दे दी है, तो अब वो पाइप्स आई 0 के ऊपर पड़ा हुआ है उसका रीडिंग एंड, पाइप्स आई 1 के ऊपर उसका राइटिंग एंड पड़ा हुआ है। फिर मैं एक फॉर्क करता हूँ, वो दोनों के लिए बन गया एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सिंपल है। और नीचे मैंने वो प्राइम वाली शिट की हुई है। रीडिंग कर रहा है, और अब रीडिंग के अंदर जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये है कि आपको हमेशा लाइक स्ट्रिंग्स वगैरह नहीं भेजनी पड़ती। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर का एड्रेस भेजा हुआ है क्योंकि वो एक पॉइंटर एक्सपेक्ट कर रहा था हमेशा। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर का एड्रेस भेज दिया रेंज स्टार्ट का, और मैंने उसको कह दिया साइज ऑफ इंट। तो मैंने एक इंटीजर का बाइनरी डेटा रीड किया है और यहाँ पे मैंने बाइनरी डेटा राइट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एस्की वगैरह ही आगे पीछे भेज रहे हो। ओके, ये बात हो गई।
नेम्ड पाइप्स, मेक फीफो माई फीफो, लेट्स गो। क्या वेरिएबल बना लो। अच्छा, नेम्ड पाइप्स और ऑर्डिनरी पाइप्स के अंदर फ़र्क सिर्फ यही है कि वो टेम्परेरी होते हैं या नॉन टेम्परेरी होते हैं, या आपकी डिस्क में पड़े रहते हैं। उसके अलावा ये भी एक फ़र्क है कि ऑर्डिनरी पाइप्स जो आप देख सकते हो खाली चाइल्ड प्रोसेसेस और पेरेंट प्रोसेसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि नेम्ड पाइप्स कोई भी दो कम्प्लीटली अनरिलेटेड प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेम्ड पाइप्स। अब ये बस एक फ़ाइल की तरह है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल होती है, MK फीफो से बनती है, जिसके अंदर अगर आप एक बार भी रीड कर लो ना वो डेटा वाइप हो जाता है जितना रीड किया, और उतना ही पढ़ाता है, क्यू बन जाती है। ठीक है, क्यू की तरह का रीड राइट वाला काम करता है। तो इसके अंदर और कोई फ़र्क नहीं है, बस रीड राइट लगाना होता है। ये मैं रीड फक दिस मैं नहीं कर रहा, बहुत ईजी है। आगे चलता, मैसेज क्यू। अब ये जो शर्ट है ये कम्प्लीटली एक्स्ट्रा है, हमें क्लास में बिल्कुल भी नहीं बताई हुई, लेकिन लैब में हमें एम ही दे दिया हुआ था काम, और हमें कहा था करके दो इसी टाइम में। रिटार्डेड एस यूनिवर्सिटी, बट ओके। अच्छा, मैसेज क्यू। मैसेज क्यू जो होती है ना कर्नल के अंदर बनती है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो लाइक काइंड ऑफ यूज़र मोड पे चल रही थी ज़्यादातर, आई थिंक, सिवाय वो सिस्टम कॉल्स के रीडिंग राइटिंग वाला। आई डोंट नो, मैं अभी ऐप करूँ, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, बट मैं लाइक हल्का फुल्का समझा देता हूँ। ये जो FTOK है ना, ये अभी आगे भी यूज़ होएगा। FTOK ना एक फ़ाइल नेम लेता है और साथ एक रैंडम सीड समझ लो कि एक रैंडम इंटीजर ले रहा है, ये आपके लिए एक पासवर्ड की तरह है। ठीक है, या CD समझ लो। वो इस फाइल के मेटा डेटा से ना, मेटा डेटा मतलब किस टाइम पे क्रिएट हुआ था वगैरह, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, साइज़ कितना वगैरह, उस मेटा डेटा से और इस जो नंबर आपने बनाया है, आपने दिया है, उन दोनों को यूज़ करके ना हमेशा एक ही रिज़ल्ट देगा। मतलब एक फ़ाइल और एक नंबर, मतलब 65 और myfile.txt हमेशा FTOK से एक ही आंसर दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये एक समझ लो कि एक पासवर्ड की तरह है। मैं तो इसको इस तरह से ही समझता हूँ कि आपके पास लाइक आप ये कौन सी फाइल है और कौन सा नंबर है, ये लाइक 2 पासवर्ड्स लगे हुए हैं, तो इन ये दो पासवर्ड दोगे ना तो आपको एक स्पेशल की मिल जाएगी रैंडमली जनरेटेड, और आप उस की को यूज़ कर सकते हो आगे। तो आप अपने रीडिंग एंड में और राइटिंग एंड पे दोनों पे FTOK लगाते हो। ठीक है, ताकि आपको की मिल जाए, ताकि आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर सको। अब आप ना मैसेज गेट लिखते हो ना, तो आप वो की दे रहे हो और आप कह रहे हो मुझे उस मैसेज क्यू की ID दे दो। वो जो मैसेज क्यू है, मल्टीपल क्यूज़ हो सकती है ना। अब आपने एक क्यू बनाई है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के दरमियान, हो सकता है यहाँ पर कोई 1000 और प्रोसेस हैं जिनके अपनी अपनी क्यूज़ हैं, राइट। तो उनकी भी IDs होती हैं। तो आप की देते हो और आप कहते हो कि अच्छा आपने इसको इस तरह से बनाना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती पहले की तो आपने क्रिएट कर देना, और अगर पहले की एग्जिस्ट करती है ना तो आपने उसी वाली की ID दे देनी है। मैसेज गेट ये करता है, आप उसको वो जादू की दे रहे हो, ये कुछ भी हो सकता था। आप की दे रहे हो जो पासवर्ड टाइप शर्ट है कह लो, और साथ ये वो राइट्स हैं कि यूज़र के पास भी रीडिंग राइटिंग है, इसके पास भी रीडिंग राइटिंग है, और ये बार IPC_create मतलब इफ़ नॉट एग्जिस्ट देन क्रिएट। ये आपने मैसेज ID भेजी है, मैसेज गेट में भेजा, तो आपको अब ना एक यूनिक मैसेज ID मिल जाएगी, और अगर पहले ही इस की के ऊपर एग्जिस्ट करता है आपको उस एग्जिस्टिंग क्यू की ID मिल जाएगी। तो राइटिंग एंड के अंदर आप एक नई क्यू बनाते हो, रीडिंग एंड पे उसी की वगैरह को यूज़ करके आप उस वाली की गेट कर लेते हो क्यू। तो ये दोनों लाइक रीडिंग राइटिंग में दोनों में यही यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रक्ट मैसेज बफर, हाँ इसके अंदर स्ट्रक्ट बनाना पड़ता है, ये रिटार्डेड था। लॉन्ग मैसेज उसको टाइप, कैरेक्टर मैसेज उसको टेक्स्ट वगैरह, और फिर आप स्ट्रिंग कॉपी किया हुआ डेटा, वो मैसेज प्रिपेयर किया और आगे जाकर मैसेज सेंड कर दिया, ID दी है। ये थोड़ा सा बस रैंडम सा सिंटैक्स है, इतना फक था, मैं नहीं इतना याद कर रहा, फक। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हो गई। ठीक है, इसी तरह शेयर्ड मेमोरी के अंदर भी ये FTOK वाली की वाली शर्ट है। बस ये है कि शेयर्ड मेमोरी गेट के अंदर भी यही है, जैसे वहाँ पे क्यू मिल रही थी ना, इसी तरह यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी मिल रही है। और ये है देखो, रीडिंग राइटिंग के अंदर पहले तीन लाइनें वही हैं कि कितने बाइट्स चाहिए वगैरह, अगर नहीं पहले एग्जिस्ट करती तो दे दो वगैरह, इस तरह से है। और उसके बाद ये शेयर्ड मेमोरी अटैच है। ये बेसिकली आप अडॉप्ट कर रहे हो वक्ती तौर के लिए कि जो ये जो भी मेमोरी इसने एलोकेट किया सिस्टम ने आपके लिए, उसको उसकी ID आपको दे दी है, और आप कह रहे हो चलो ठीक है यार
ये मुझे दे दो फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, फक देम, मुझे नहीं पढ़ाया। खैर हाँ, मेरा ख्याल है बहुत हो गया, आगे चलते हैं। आई थिंक अब मैं लाइक नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन अटैच करते हो। अब आप प्रिंट एफ करके आप इसको लाइक ये रीड करने के लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे उसको एड्रेस दे रहे हो कि इस एड्रेस से रीड करो ये वाली स्ट्रिंग, तो वो जो स्ट्रिंग यहाँ पे राइट की गई है ना इस एड्रेस के अंदर, वो रीड करेगा। ज़्यादा रियल हो गया। अब राइटिंग एंड के ऊपर मैंने डिटैच कर दी, लेकिन मैंने डिलीट नहीं किया, लेकिन इस एंड पे मैंने डिटैच कर दी और फिर डिलीट किया। इसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली हमने डिलीट तब तक नहीं करना जब तक रीड ना कर लिया हो, ये बस यहाँ पे था। ये शेयर्ड मेमोरी भी हो गई। तो अब मैंने आईपीसी की लिटरली सारी किस्में करा दी हैं जो क्लास में कोर्स की क्लास में नहीं भी कराए थे। अच्छा जी, अब इजी शिट है यार, ये आपको पता ही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कॉन्वॉय इफेक्ट। यही है कि लिखा हुआ है 100 कुलचे वाले ब्रो की वजह से मुझे तंदूर पर 2 खमीरी के लिए 10 मिनट खड़ा होना पड़ रहा है। यार ये मैं रिमूव करूँ, दिस जोक डिड नॉट लैंड, फक देम मी, फक मी। ओके यार मैं गालियाँ क्यों दे रहा हूँ। अच्छा यार ये देखो, प्रोसेस 1 पहले आ गई है, अर्ली बर्ड थे, ठीक है। अराइवल टाइम इसका 0 है, P2 का अराइवल टाइम 3 है, P3 का अराइवल टाइम 10 है। प्रोसेस 1 भाईजान 24 यूनिट्स ऑफ टाइम ले रही है। तो क्या छोटी छोटी सी हैं, 3 तो ये मैंने वही एग्जांपल डाली हुई थी कि आप तंदूर पे जाते हो, भाई ने 24 कहा हुआ है, भैया 24 कुलचे कर दो, और वो आपसे सिर्फ लाइक 3 माइक्रो सेकेंड पहले आया था, और अब उसको उसकी वजह से आपको अपने 3 सादी रोटियों के लिए इंतज़ार करना पड़ा इतनी देर, जब तक उसका कंप्लीट नहीं होता। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर ये कॉन्वॉय इफेक्ट का मसला होता है, ठीक है। आई डोंट नो वाई मुझे तंदूर वाली एग्जांपल इतनी फ़नी लगती है, क्योंकि मैं रोज़ में लाइक तंदूर ब्रोज, ओके ओनली तंदूर ब्रोज विल अंडरस्टैंड। अच्छा, क्राइटेरिया फॉर स्केजुलिंग एल्गो एनालिसिस। हाँ, तो ये एक बुरा एल्गो है ना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है हर किसी का। प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 को बहुत ज़्यादा टाइम इंतज़ार करना पड़ता। 3 बजे आया था यार, 30 बजा दिए, ठीक है। तो ये हुआ है। अब ये कुछ जो क्राइटेरिया हैं, TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम, थ्रूपुट, फेयरनेस। अब आई गेस बारी बारी बता ही देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम ये हो गया प्रोसेस 3 का 30, प्रोसेस 2 का 27 और प्रोसेस 1 का 24, और ये इनके अराइवल टाइम्स हैं। मतलब अगर मैंने प्रोसेस 2 का वो टर्न अराउंड टाइम निकालना हो तो वो होगा 27 माइनस 3, यानी 24 यूनिट्स ऑफ टाइम, उतना इसका टर्न अराउंड टाइम है। इसी तरह प्रोसेस 3 के अंदर भी आप बस -10 कर दो तो आपको पता चलेगा 20 इसका टर्न अराउंड टाइम है। अब अगर आपने वेट टाइम निकालना हो तो ऑब्वियसली जितना टाइम एग्जीक्यूट हुआ है उससे बस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बेस्ट टाइम काट दिया। ये 3 सेकंड के लिए चला है प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, तो 3 सेकंड काट दिया, तो ये उसका वेट टाइम है। ओके, मेरी ज़ुबान चल गया। अच्छा, थ्रूपुट होता है कि कितनी प्रोसेस कंप्लीट हुई हैं पर सेकंड। अब हो सकता है वो छोटी छोटी प्रोसेस हों, आप बिना वजह नंबर इन्फ्लेट करी जा रहे हो इस तरह की छोटी छोटी प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 कंप्लीट करके, तो वो अकेले में एक अच्छा मेट्रिक नहीं है। इसीलिए फेयरनेस भी होनी चाहिए दिमाग में कि हर प्रोसेस को इक्वल टाइम मिले, कोई इतनी भी ना हो कि कोई प्रोसेस पड़ी हुई है बस लंबी सी स्टार्व हुई जा रही है, छोटी सी प्रोसेस यहाँ पे था, यहाँ पे जो हो रहा था किसी हद तक स्टार्वेशन ही हो रही है ना। प्रोसेस 1 आती है, पहले आ गई थी इसलिए उसको इंतज़ार करी जाना पड़ा, करी जा रहा, उसको टाइम ही नहीं दे रहा कोई, सैड यार। अच्छा, ये हो गए क्राइटेरियाज़, और फिर अब दूसरे एल्गोस पे आ जाते हैं इन क्राइटेरियाज को दिमाग में रखते हुए। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, आपको पता ही है कि बस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जगह ये है कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है वो देखती है कि ओह सबसे छोटी कौन सी है, पकड़ ली, वो शुरू हो गई, जब तक कंप्लीट नहीं हुई तब तक कुछ नहीं किया। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्री एम्प्टिव वर्जन है इसी चीज़ का, उसके अंदर आप हर क्लॉक साइकिल में देखते हो कि क्या अभी तो नहीं कोई ऐसी चीज़ अभी मैंशनड कोई जिसका टाइम कोई नई प्रोसेस तो नहीं आ गई जिसका इससे भी कम टाइम हो, बेसिकली ये है। नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग, इसके अंदर आप खाली प्रायोरिटी की बेसिस के ऊपर करते हो, जहाँ पे टाइम के लिए कर रहे थे उसकी जगह। और प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर वही वाली चीज़ है जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में है कि हर क्लॉक साइकिल पे देख रहे हो कि कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई जिसकी प्रायोरिटी और ज़्यादा हो। ये मेजर थे, राउंड रॉबिन तो आपको पता ही है। अब ये मैं वही लिटरली वही लिस्ट है बाय द वे। स्केड्यूलर्स विद अ स्टारवेशन प्रॉब्लम, अब ये जो सारे हैं ना इनके अंदर एक मसला आ जाता है, स्पेशली प्रायोरिटी में। आपके पास 1000 प्रोसेसेस आ गई हैं, कोई प्रायोरिटी 5, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 3 की, कोई एक बेचारी शुरू की पड़ी हुई प्रायोरिटी 0 की,
लो प्रायोरिटी है, लेकिन यार इतना भी तो नहीं बंदे को जलील करते यार, गरीब आदमी की इज्जत ही नहीं है इस मुल्क में टाइप शर्ट। ठीक है, तो ये स्टारवेशन का मसला होता है इन एल्गोरिथम्स के अंदर। क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में शायद ये हो कि एक प्रोसेस शुरू में आई थी बहुत छोटी, लाइक बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ही ज़्यादा लंबे, उससे छोटी आई जा रही हैं सारे, लेकिन वो कभी चल ही नहीं रही क्योंकि हमेशा कोई और प्रोसेस होती है जो ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो ये इन दोनों केसेस में स्टारवेशन हो रही है। अब इसका हल किया है, एजिंग होता है, एज प्रायोरिटी वगैरह। वो ये है कि आप हर जो प्रोसेस है ना, ज़्यादा टाइम इंतज़ार कर ही लिया ना, तो आप उसको प्रायोरिटी बढ़ाना शुरू करते जाते हो। मतलब अगर आपने चलो ठीक है यार, आपने इतने घंटे इंतज़ार कर ही लिया, तो आपके अब हायर प्रायोरिटी को आपके ऊपर नहीं डाला जाएगा, आपकी प्रायोरिटी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, 1 यूनिट बढ़ा देते हैं, 2 यूनिट बढ़ा देते हैं, इतने साइकिल्स के लिहाज से। इस तरह का अगर सवाल आएगा ना, आपको सवाल लाइक क्वेश्चन पेपर पे रूल बताया होगा किस रूल के मुताबिक एजिंग हो रही है, क्योंकि हमें डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, प्रिडिक्शन थ्रू एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक और ड्रॉबैक्स वगैरह की बात भी आ गई है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ना एक ऐसा है जो लाइक थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये जॉब कितना टाइम लेगी, तो आप हमेशा अंदाज़ा लगा रहे होते हो, वो भी ठीक है। आपको पता नहीं होता ना कितना टाइम लग जाए इस प्रोसेस में, तो इसके लिए ना हम एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग यूज़ करते हैं, जो कि ये है। ई का मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम है, ए का मतलब एक्चुअल टाइम है, अल्फ़ा फ़िलहाल भूल जाओ। तो estimated time of the next process is equal to actual time plus something into estimated time. अब अल्फा जो है बस स्मूथनेस फैक्टर है, वो 1 से 0 के दरमियान में होएगा। अब अगर अल्फा 0 है ना, आप देख ही सकते हो कि ये 0 आउट हो जाएगी टाइम, और सारा कुछ पिछली वाली के एस्टिमेटेड टाइम के बराबर आ रहा। लेकिन अगर आप अपने एस्टिमेशन की दुनिया से बाहर निकलना चाह रहे हो, तो हाँ, ये एक रेकन्सिलेशन है काइंड ऑफ, लाइक आपको एक बेस केस प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा डिपेंड कर रहा है पिछली ईआई की वैल्यू के ऊपर। खैर, क्या नाम है अपना, फक। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो वो आप अपने पुराने एस्टिमेट को बिल्कुल नहीं रिमूव करेंगे। आप कह रहे हो यार लाइक जो एक्चुअल था उसी को देख के अपने एस्टिमेट लगाओ ना, कि चलो अप्रॉक्सीमेटली उतना ही होगा जितना पिछला था। तो ये वो चीज़ थी बस, ये है प्रेडिक्शन थ्रू एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। अच्छा जी, और यहाँ पे तकरीबन सारा ख़त्म हो गया। अब एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं कि यार प्रीएम्प्टिव वाले मुझसे नहीं होते, अभी प्रीएम्प्टिव वाले करना सिखा दो, ये क्या, इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का एल्गोरिथम है, ठीक है। कुछ प्रोसेसेस थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैंने एक बस तरीका दिखाना था, ठीक है। टाइम 0 के ऊपर सिर्फ एक प्रोसेस आई हुई है, ये प्रोसेस 4, ठीक है। उसका बस टाइम 6 है, तो ऑब्वियसली अभी यही चलेगी, तो ये 5 हो गई है, राइट, अगली क्लॉक साइकिल में। अब इस क्लॉक साइकिल के अंदर 1 वाली एक नई प्रोसेस आई है जो कि 4 है, जिसका बस टाइम 4 है, प्रोसेस 2। अब किसका रिमेनिंग टाइम कम है, इस तरह से आप अगर लिखोगे ना, बहुत ऑब्वियस है कि ऑब्वियसली अब 4 वाले को चलाना है, तो आप इसको चलाना शुरू, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 एज इट इज़ आ गया, और अगर कोई नई प्रोसेस है तो यहाँ पे आ गई। अब इस केस के अंदर जब 3 5 3 बराबर है, तो हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो चल रही है वही चलती रहे, राइट, क्योंकि बिना वजह कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्यों करेंगे। अच्छा हाँ, मैं ये नहीं पहले वीडियो में बात आई थी कि इसको हम डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम होता है। खैर, अच्छा फन फैक्ट, दिस इज रैंडम फन फैक्ट। अच्छा, इसी तरह से प्रोसेस 1 आती है, फिर यहाँ पे देखते हैं इसका छोटा टाइम है, फिर हम यहाँ से आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट कर सकते हैं 2 2 5 3 में से। अब यहाँ पे सारी प्रोसेसेस आ गई हैं जो आनी थी, तो अब आप यहाँ पे सीधे सीधे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगा सकते हो। ये एक तरीका था। अब प्रायोरिटी के साथ भी आप इस तरह से कर सकते हो, बट अगर वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम में है तो थोड़ा सा एड्स हो जाएगा आपके लिए। मतलब मैंने यहाँ पे यूनिट्स ऑफ 5 में किया हुआ सारा कुछ, तो हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मसले आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैंने ये बेसिकली राइटिंग कन्वेंशन मैंने ऑफ द लाइक बस रैंडमली बैठे बैठे बना ली थी। ये कोई इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, लाइक वर्थ शेयरिंग लगी थी कि ओह आप ये कर सकते हो, क्योंकि वो वरना दिमाग में करते रहो उससे बेहतर है। पता नहीं आप लोग किस तरह से करते होगे, निशान मार मार के। एनीवेज, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओएस के लिए यही चीज़ें कहने के लिए। प्लीज़ रिकॉर्ड हो रहे हो ना, लेट्स गो।